हेलो एवरीवन। तो न्यू यूनिट जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हमारी एवरीडे लाइफ में हम केमिस्ट्री का कितना यूज करते हैं या केमिकल कंपाउंड्स का हमारी एवरीडे लाइफ में कितना यूज होता है, ये यूनिट इसी बात से रिलेटेड है। अब जैसे हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि हम कहाँ कहाँ पे केमिकल्स यूज करते हैं, तो जो हम कपड़े पहने फैब्रिक्स है ना, सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं, दे आर मेड अप बाई केमिकल्स। कलर्स जो आप इन पर डाल रहे हो, डिफरेंट कलर्स आप अप्लाई कर रहे हो, दे आर केमिकल्स। आप कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, दे आर केमिकल्स। आप पेंट दीवारों को पेंट कर रहे हैं, केमिकल्स हैं, है ना। और हम जो मेडिसिन यूज करते हैं, दे आर केमिकल्स। आप खाना खा रहे हो, खाना को प्रिजर्व कर रहे हैं, खाना में कलर ऐड कर रहे हैं, खाने को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए प्रिजर्व करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स ऐड कर रहे हैं। आप क्लीनिंग रिएजेंट लेते हैं, डिटर्जेंट है, सोप है, दे आर व्हाट आर द केमिकल्स। तो अगर आप ध्यान दें तो हमारी जो लाइफ है, मतलब या हम कहें एवरी सेकेंड वी आर यूजिंग केमिकल्स। हम हर पॉइंट ऑफ टाइम पे केमिकल्स का यूज कर रहे होते हैं। तो केमिकल्स का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। बट हमें सभी तरह के केमिकल्स इस यूनिट के अंदर में नहीं पढ़ना है। इस यूनिट में हमें केवल और केवल तीन कैटेगरी ऑफ केमिकल्स को पढ़ना है, जिसमें नंबर 1 आपका आता है ड्रग्स, मेडिसिन और ड्रग्स, है ना। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके फूड में यूज होने वाले केमिकल्स। फूड में कैसे यूज होने वाले, जैसे हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, है ना, पैकिंग करते हैं, फूड जो पैकेट फूड आता है तो उसको लॉन्ग टाइम के रखने के लिए उसमें केमिकल्स ऐड करते हैं, फ्रेग्रेंस ऐड करते हैं केमिकल्स में, है ना, डिफरेंट स्मेल्स वगैरह। कलर प्रोड्यूस करने के लिए फूड में हम कलर डिफरेंट ऐड करते हैं। ये इन सब में हम क्या यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट कलर्स। जो कलर हैं वो केमिकल्स होते हैं बेसिकली, या हम कहें जितने भी आप सब्सटेंस यूज करें, दे आर केमिकल्स। क्लीनिंग एक्शंस में यूज होने वाले केमिकल्स, थर्ड कैटेगरी जो हमें पढ़नी है, जिसमें डिटर्जेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोप्स हैं। ये सारे के सारे केमिकल्स की कैटेगरीज को हमें एनालाइज करना है, ठीक है। तो वन बाय वन अपन डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स और मेडिसिन। तो बच्चा ड्रग्स और मेडिसिन क्या होते हैं, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड जिसको आप खा रहे हो, इनटेक किया आपने किसी केमिकल कंपाउंड का, और इस केमिकल कंपाउंड की वजह से हमारी बॉडी जो है, लिविंग सिस्टम जो है हमारा, अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर कोई रिस्पॉन्स हो रहा है और ये रिस्पॉन्स आपका सही है, हेल्दी रिस्पॉन्स है, इट मीन्स कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डिजीज है, आपको कोई पर्टिकुलर किसी बीमारी से आप ग्रसित हो और उस डिजीज को ये क्योर कर रहा है, उस किसी डिजीज को आप क्योर करने की बात कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि वो एक मेडिसिन है ना। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो आपका केमिकल, ड्रग्स क्या है, ये वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर मास की एक रेंज गिवन है, विच इज 100 to 500 यूनिफाइड मास और यू, है ना, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में गिवन है। ये इंटरेक्ट करते हैं मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स। देखो यार, अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे कोई ड्रग हमारी बॉडी में वर्क करता है ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट है, बट हाँ ज्यादा बेहतर तो बायोलॉजी वाले ही समझेंगे, बट स्टिल अपन ऊपर कुछ चीजें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो कैसे कोई ड्रग जो है वो हमारी बॉडी में इंटरेक्ट करता है, कैसे वो वर्क करता है, जैसे एंजाइम है, एंजाइम कैसे वर्क करते हैं, इनके बारे में समझेंगे, और एक्शन कैसे करता है ड्रग, इसके बारे में समझेंगे। और फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन की बात करेंगे कि अलग अलग कैटेगरी, जैसे अगर आपको फीवर है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन अपन यूज करते हैं जनरली, मतलब एक ट्रेड नेम किसके अंडर में हम लोग बात कर रहे हैं, कौन कौन सी मेडिसिन जो अपन यूज कर रहे हैं, है ना। अगर फीवर है, पेन किलर्स यूज करते हैं, लाइक इस तरह से अपन मेडिसिन की बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड्स जो हमारे मैक्रोमोलिकुलर मतलब बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहा है, वो बायोमोलिक्यूल, जैसे हमारी बॉडी में मेजर बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये आपके बायोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर ये इनसे इंटरेक्ट करते हैं, कोई केमिकल जो आप बाहर से ले रहे हो, और इस इंटरेक्शन से कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस अगर हो रहा है, एंड दिस रिस्पॉन्स इज व्हाट, व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेरेप्यूटिक एंड यूजफुल, अगर वो यूजफुल है तो हम इन केमिकल्स को मेडिसिन बोलते हैं। उस ड्रग को और उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं। मेडिसिन जो होती है वो एक जो रिकमेंडेड डोज है, कोई भी दवा है आप अगर रिकमेंडेड डोज में खाएंगे तो वो यूजफुल वर्क करेगा,
लेकिन अगर आप एक्सेस में ले लेंगे, वी नो दैट कि ये पॉइजनस भी हो सकता है, कॉज टू डेथ भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप हायर डोज यूज नहीं कर सकते हो, जो रिकमेंडेड किया गया है वही आप यूज कर सकते हो। तो मेडिसिन जनरली क्या होती हैं, जो डायग्नोज करती हैं किसी पर्टिकुलर डिसीज को, उस डिसीज को होने से रोकती हैं, अगर हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट में भी यूजफुल होती हैं, इन्हें हम मेडिसिन कहते हैं। अगर मेडिसिन को डिफाइन करना है कि व्हाट आर मेडिसिन, तो मेडिसिन वो होती हैं जो डिजीज, किसी पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करेंगे, है ना। अगर डिजीज हो चुकी है तो, अगर होने वाली है तो ऑब्वियसली आप प्रिवेंशन के लिए भी एज अ प्रिवेंशन हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। डायग्नोसिस में भी बहुत सारे केमिकल्स हम लोग या मेडिसिन यूज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर डिसीज की बात करें, ठीक। अगर आप रिकमेंडेड डोज से ज्यादा डोज लेते हो, ठीक है, हायर देन रिकमेंडेड डोज, तो ऐसे ड्रग्स आपके पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि आप रिकमेंडेड डोज से ज्यादा ना लें, ठीक है। ये आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, बताता है कैसे यूज करना है, वो सारी बातें। एक टर्म यूज होता है, बहुत ज्यादा मेडिकल टर्म है, कीमोथेरेपी। क्या है कीमोथेरेपी, व्हाट इज कीमोथेरेपी? तो जब हम केमिकल्स का यूज करके, है ना, मतलब मेडिसिन ऑब्वियसली, हम केमिकल्स का यूज करें, यानी हम खा रहे हैं केमिकल्स, और इन केमिकल्स, ये जो केमिकल्स हैं, ये हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन है जिसकी वजह से, या हम कहें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, फंगाई हो सकते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, जिससे कि कोई पर्टिकुलर डिजीज हुई है, उनको मारने में अगर ये हेल्प कर रहे हैं, है ना, हम कहें कोई केमिकल लिया और हमने उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर दिया, उस इन्फेक्शन को खत्म कर दिया जिसकी वजह से डिजीज हो रही थी, तो ऐसे ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी बोलते हैं। केमिकल का यूज करेंगे एंड हम इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करेंगे विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी टू होस्ट, यानी हमारी बॉडी को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो हम कहते हैं कि देखो ये कीमोथेरेपी है। बेटा सबसे बेस्ट कीमोथेरेपी वही होती है जिसमें हमारी बॉडी को कोई हार्म ना हो। हमने मेडिसिन ली एंड मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपने जिस चीज के लिए मेडिसिन ली है वो वही काम कर रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है, तो दिस इज द बेस्ट कीमोथेरेपी, है ना। तो कीमोथेरेपी यही है कि मेडिसिन ले रहे हैं और वो उस कारण को, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, उसको खत्म करे, हमारी बॉडी की किसी सेल को डिग्रेड ना करे या हमारी बॉडी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना डाले, उसको अपन कीमोथेरेपी बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का ही डिस्क्रिप्शन है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो अपन को एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा बाहर नहीं पड़ना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे मेडिसिन के नाम है, याद करने में वैसे भी टफ है, बट अपन कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी से बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल ना की जाए, ठीक है। उतना ही पढ़ना है, जेईई मेन के सिलेबस में इसके बारे में बातें की जाती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के टाइप की बात करते हैं, कितने तरह के आपके ड्रग्स होते हैं, ठीक है। तो बच्चा, जो आपकी मेडिसिन और ड्रग्स हैं, डिफरेंट बेसिस क्राइटेरिया पे हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। बेटा ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है ना, इसके बेसिस पे जब हम किसी मेडिसिन को डिस्क्राइब करते हैं, तो ये वैसे एक नॉर्मल इंसान के काम का क्लासिफिकेशन नहीं है, ये डॉक्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये डॉक्टर्स के लिए किस तरह से बेनिफिशियल होता है कि जैसे मान लो उन्होंने कहा कि वो सारी मेडिसिन जो एंटी एलर्जिक हैं, तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन एक कैटेगरी बन गई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे, कि आपका किस बेसिस पे हमें इफेक्ट चेक करना है, मतलब कोई पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, या हम कहें पेन किलर्स, तो सारी पेन किलर्स आपने एक साथ डिस्क्राइब कर दी कि ये पेन किलर्स हैं, तो दी ज्यादा यूजफुल फॉर डॉक्टर। पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड मेडिसिन को हमने क्लासिफाई कर दिया कि ये केमिकल, ये मेडिसिन हैं जो आपकी पेन किलर्स हैं, ये मेडिसिन हैं जो एंटीहिस्टामिन्स हैं, ये मेडिसिन हैं जो एंटीपायरेटिक है, लाइक इस तरह से आपने क्लासिफाई कर दिया। तो दिस इज द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। आपका जो ड्रग या हम कहें मेडिसिन है, उसका एक्शन के बेसिस पे बात हो रही है, वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो जैसे मान लो हमारी बॉडी में जाने पे वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा, अब इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, मैकेनिज्म की ड्रग हमारी बॉडी में वर्क कैसे करता है। उसी के बेसिस पे कि आपने मेडिसिन ली, अब ये मेडिसिन जो केमिकल कंपाउंड जाएगा वो हमारी सेल के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर कैसे फंक्शन कर रहा है, ताकि हमारा जो डिजीज है या जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो रही है, तो उसके फंक्शन के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ अ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। कोई हमारी बॉडी में पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को
आप रोकना चाहते हैं या फास्ट करना चाहते हैं, उसके बेसिस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हिस्टामिन्स की बात की है। हिस्टामिन्स जो है आप वो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे होते हैं, है ना। तो ये आपके हिस्टामिन्स विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, इन्फ्लेमेशन करते हैं, स्वेलिंग करते हैं डिफरेंट जगह पे, है ना। तो बेसिकली ये हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे होते हैं। तो हम कोई एंटी हिस्टामिन ड्रग यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, उस केमिकल को पकड़ के उसका काम खराब कर देगा, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर मान लो उसके फंक्शनैलिटी को ही चेंज कर दिया, अब वो काम उसने करना बंद कर दिया। तो ड्रग ने क्या किया, उस केमिकल को पकड़ के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। एक तो ये काम है। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे मान लो हमारी बॉडी में कोई पर्टिकुलर हार्मोन या एंजाइम की कमी होगी, तो हमारा जो ड्रग है वो खुद जाके वहां पे एज ए एंजाइम या एज ए हार्मोन की तरह काम करने लग जाए, ताकि हमारी प्रोसेस आगे बढ़ने लग जाए। तो कई तरीके से ड्रग काम करता है ना, उसी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं ड्रग्स को। तीसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। बेटा केमिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि जैसे मान लो आपकी कोई सेल है ना, बॉडी की लिविंग सेल है। लिविंग सेल पे पर्टिकुलर जगह जगह पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं सेल के अंदर। रिसेप्टर्स आप ये मान लो कि जस्ट लाइक कुछ गेट हैं, है ना, या हम कहें गेट पे एक जैसे गेट है सेल के अंदर जाने के लिए, एक हमारे पास गेट है, विंडो है जिससे सेल के अंदर जाना होता है। बट हर गेट पे कुछ गार्ड खड़े होते हैं। ये गार्ड जो है, गार्ड का काम होता है कि बाहर से आए हुए इंसान की पहले बात करना उससे कि आप किस काम से आए हो, क्यों आए हो, आप यहाँ रुको, हम आते हैं अंदर इंफॉर्मेशन पास करके, एंड देन अगर बताएंगे तो हम आपको पहुंचा देंगे, अदरवाइज आपको यहीं रोक देंगे। तो ये रिसेप्टर्स जो हैं, तो ये जो रिसेप्टर होते हैं किसी सेल पे, बेटा ये बाहर की इंफॉर्मेशन को अंदर सेल के अंदर पास करते हैं कि बाहर कौन आया है और उसका काम क्या है, वो क्या करवाना चाहता है आपसे। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर हैं, इन रिसेप्टर्स पे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप आके कौन से रिसेप्टर पर जुड़ेगा ये फिक्स है ऑब्वियसली, कि जैसे मान लो एसिड है, अल्कोहल एस्टर फॉर्मेशन होगा, हाँ ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे केमिकल डायलॉगिंग होती है, जिससे कि कोई पर्टिकुलर केमिकल सेल की किसी फंक्शनैलिटी को, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रही होती है। तो होता क्या है कि ड्रग्स जो हैं एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप रखने वाले केमिकल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन शो करते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोसेस शो करते हैं, रन कराते हैं, पर्टिकुलर डिजीज को क्योर करते हैं। आप कहें पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे मान लो कि हमारी बॉडी में स्टमक में एसिड का सिक्रीशन करवाना है, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप वहां पे ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको वहां पे सिक्रीशन स्टार्ट होगा। इस तरह की प्रोसेस की बात हो रही है। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप पे क्या करते हैं आपके डिपेंड करते हैं, तो फंक्शन ग्रुप के बेसिस पे भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सल्फा ड्रग का एग्जाम्पल है, इट्स अ सल्फा ड्रग, है ना, सल्फोनिक एसिड, सल्फामाइड्स होते हैं बेसिकली, सल्फामाइड है, उसी के बेसिस पे हमने एक ड्रग का यहाँ पर नाम लिखा। बेसिक स्ट्रक्चर है, इस पर हम डेरिवेटिव लेंगे तो फिर वो अलग अलग काम आप उससे करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, इसी की अपन बात करने वाले हैं डिटेल में। मॉलिक्यूलर टारगेट जैसे केमिकल गया, तो हमारे बॉडी में एंजाइम होते हैं। एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम का काम होता है कि किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन को फास्ट करना। अब सोचो, हम चाहते हैं कि कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रही है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है जैसे मान लो एसिड का सिक्रेशन हमारे स्टमक में रुक ही नहीं रहा है, बढ़े जा रहा है, तो एसिडिटी हो गई। अब उस एसिडिटी को रोकने के लिए आप ठीक है बेस डाल दोगे, तो एट द टाइम पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपने क्या किया, एसिड को न्यूट्रलाइज तो कर दिया, लेकिन जो मेन कारण था जहां जिसकी वजह से एसिड बराबर लग जाता सिक्रीट हो रहा था, वो तो खत्म नहीं किया आपने। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जिस मॉलिक्यूल ये काम करवा रहा है हमारी बॉडी के अंदर एसिड के सिक्रीशन को, हम बाहर से कोई ऐसा केमिकल डालेंगे ताकि उस मॉलिक्यूल को जाके डिस्ट्रॉय कर दो। एसिड का सिक्रीशन बंद हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो वही चीज है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, कि आप पर्टिकुलर टारगेट करिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उसको खत्म करिए। तो मॉलिक्यूलर टारगेट के बेसिस पे अलग अलग केमिकल्स आपके आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट है आपके टाइप ऑफ केमिकल्स। अब अपन बात कर लेते हैं डिटेल में
कि ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, कैसे आपका ड्रग यानी मेडिसिन जो है वो हमारी बॉडी में टारगेट करता है और कैसे काम करवाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो ये थोड़ी मैकेनिकल पार्ट है, समझने में इंटरेस्टिंग है, यही पार्ट है जो समझ में थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। बाकी तो हमें मैक्सिमम एग्जांपल्स ही याद करने हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी मेडिसिन की पढ़ के। जैसे में देखो इसमें हमने क्या कहा है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स, लिपिड्स हम कह रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, इनकी बात हो रही है। और बायोलॉजिकल ओरिजिन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी, हमारी बॉडी में अलग अलग, जैसे बात करें न्यूक्लिक एसिड की, डीएनए आरएनए का नाम आपने पहले से सुन रखा है ना। डीएनए आरएनए का काम क्या होता है, ये जैसे डीएनए की बात करें तो डीएनए एक वो बायोमोलिक्यूल होता है जो जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि इंसान का बच्चा इंसान ही पैदा हो, ऐसा ना हो गधा हो, वो अलग बात है कि दिमाग से गधा हो जाते हैं, लेकिन इंसान का बच्चा क्या होना चाहिए, इंसान होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है, डीएनए। मतलब डीएनए में इंफॉर्मेशन कैद होती है, ब्लूप्रिंट है, ये अगली जनरेशन में पास होता है एंड देन वहां पे आपका फिर इंसान ही बनता है। तो ये पर्टिकुलर काम की बात हो रही है ना। अब जैसे हमारी बात करें कि प्रोटीन है, प्रोटीन मसल का फॉर्मेशन, मसल मैक्सिमम प्रोटीन की बनी होती है ना, हेयर, नेल्स, क्या इनका फंक्शन है। तो अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर काम क्या होता है, मेजर काम हमारे एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा क्या होता है, जो सेल होती है, चूंकि हमें पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई, फंडामेंटल यूनिट, हमने 9th-10th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी है कि जो फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट होती है वो आपकी सेल होती है। सेल जो आपकी सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं कि वो आपके बायोमोलिक्यूल्स या हम कहें ऐसे कंपाउंड्स जो कैटालिटिक एक्शन शो करते हैं बॉडी में, इनको हम एंजाइम्स कहते हैं। बेटा एंजाइम्स जो होते हैं ना, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के नाम से भी हम इनको जानते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या मतलब इसका, एंजाइम का काम वही होता है जो कैटलिस्ट का हमारी नॉर्मल रिएक्शन में होता है। जब हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें कैटलिस्ट डाल देते हैं, वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। एंजाइम का काम भी सेम होता है, लेकिन ये किसी लिविंग सिस्टम की बात करते हैं, वहां पे यूज होता है जब कैटलिस्ट, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एंजाइम बोल देते हैं। एंजाइम जनरली प्रोटीन्स के बने होते हैं, है ना, तो प्रोटीन्स होते हैं। और इसके अलावा एक और टर्म है, एक और टाइप ऑफ केमिकल्स हैं जो जिन्हें हम रिसेप्टर्स बोल रहे थे। याद करो, अभी अभी हमने बोला था कि अगर कोई सेल है तो सेल में आपका अंदर से बाहर जाने के लिए कुछ गेट होते हैं, उन गेट पे बैठे होते हैं कौन, गार्ड। और वो गार्ड आपके क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, बाहर से आने वाले केमिकल का मैसेज जो है वो अंदर सेल में पहुंचाते हैं, और फिर सेल में पहुंचाने के बाद वहां पर जो काम करवाना होता है वो सेल फर्दर वर्क परफॉर्म करती है एंड देन प्रोसेस आगे बढ़ती है, ठीक है। किसको अलाउ करना है, जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है, ये सेल का अपना खुद का फंक्शन होता है। और ये रिसेप्टर एंड डिफरेंट चीजें हैं जो इन्वॉल्व होती है। इतना नहीं हमें समझना है, बस इतना समझिए कि रिसेप्टर्स हमारे सेल में या हम कहें हमारी बॉडी में वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सेल से दूसरी सेल में बात करनी है, जैसे मान लो हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया तो हमारे दिमाग को पता चल गया कि हम ये ऑब्जेक्ट गर्म है, वहां से हाथ जल्दी से हटाओ, हटो वहां से, है ना। तो यहां पे आपने जब टच किया तो यहां से सेल से मैसेज गया होगा धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे, क्या फास्ट गया, इतना फास्ट गया कि आपको तुरंत पता चल गया। तो ये मैसेज को पहुंचाने का काम इन रिसेप्टर्स का ही है ना। हालांकि इसमें और भी केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसमीटर्स वगैरह होते हैं, जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ के हैं वैसे ही कुछ है। तो ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, मैसेज को पास कराते हैं, बस इतना आप समझ लीजिए, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, दे आर द रिसेप्टर्स। तो ये डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं अपन की, अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं। इसके बाद कैरियर प्रोटीन्स होती हैं कुछ, जो आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई मॉलिक्यूल गया और सेल के अंदर डायरेक्ट घुस गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर हो तो हम कुछ भी खाएं पिए हमारे दिमाग में चला जाए ब्लड के थ्रू, तब तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ब्रेन में, तो हर जगह सेल के अंदर जाने के लिए कोई पर्टिकुलर जैसे मॉलिक्यूल है, इसमें कहा है कैरियर प्रोटीन होती है जो किस सब्सटेंस को सेल के अंदर लेके जाना है, किसको नहीं लेके जाना है, वो इनका काम होता है, ठीक है। तो जो आपका अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पास होते हैं।
न्यूक्लिक एसिड जैसे कि हमने अभी बताया, ये कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो कि आपका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट का काम मेनली सेल की मेम्ब्रेन को बनाने का होता है। सेल मेम्ब्रेन का मेजर स्ट्रक्चर जो होती है वो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स थे। अब ड्रग टारगेट इंटरेक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम कैसे वर्क करता है, क्या होता है एंजाइम का फंक्शन और ये वर्क कैसे करता है। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में, जहां पे लॉक एंड की मेथड पढ़ते हैं, आपने 12th में पढ़ा भी होगा। तो कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम होता क्या है, जैसे एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट जैसे कैटलिस्ट एंजाइम है ना। अब एक्टिव साइट जो होती है, जैसे मान लो ये एंजाइम है आपके पास और इसमें ये जो स्पेस है खाली, दिस इज द एक्टिव साइट। आप जिस सबस्ट्रेट की रिएक्शन करा रहे हैं वो सबस्ट्रेट आएगा और इस एक्टिव साइट में फिट हो जाएगा। उस सबस्ट्रेट का साइज जो है वो इस एक्टिव साइट के एकदम परफेक्ट एग्जैक्ट होगा। इसीलिए ऐसा नहीं कि कोई भी रिएक्शन को एंजाइम कैटलाइज कर दे, नहीं, किसी सेलेक्टिव रिएक्शन को ही एंजाइम जो है वो कैटलाइज करता है। क्यों? क्योंकि इसकी सबस्ट्रेट का साइज जो है इसकी एक्टिव साइट से क्या कर रहा होता है, मैच कर रहा होता है। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। क्या मतलब इसका? एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट हैं, काम करते हैं हाँ, बट दे आर स्पेसिफिक। किसी रिएक्शन को जिसको वो रेट बढ़ाएंगे वो उसी रिएक्शन का रेट बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि जो रिएक्शन उसको दिख रही है किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ा दें, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एंजाइम्स जो हैं वो आपके बेसिकली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि सबस्ट्रेट का साइज और एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट है जिसपे काम होता है, इनका जो साइज है लॉक एंड की तरह है कि एक पर्टिकुलर ताले में एक पर्टिकुलर की ही लॉक होगी, उसी से आप लॉक को क्या करोगे, ओपन करोगे। कोई भी की आप वहां पे एंटर नहीं करा सकते, किसी भी की से आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको आप ओपन कर लें। समझ गए ना? तो सिमिलर केस है। होता क्या है कि पहले आपका सबस्ट्रेट आएगा, जिस रिएक्टेंट का आप रेट बढ़ा, जिस रिएक्शन का रेट बढ़ा रहे हैं, उस रिएक्शन का सबस्ट्रेट आएगा, इस एक्टिव साइड में जाके फिट हो जाएगा। अब वो एक्टिव साइट क्या करेगी, यहाँ पर रिएक्शन कराएगी, उसको तोड़ देगी, कोई भी प्रोसेस करा सकती है। या हो सकता है कैटलिस्ट ने सबस्ट्रेट को पकड़ लिया, अब रिएजेंट आएगा, इस पर रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। पहले क्या था, सबस्ट्रेट मूव कर रहा था, रिएजेंट इजीली अटैक नहीं कर पा रहा था, तो रिएक्शन का रेट कम था। कैटलिस्ट ने एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट को होल्ड कर लिया, अब रिएजेंट आया, इस पर अटैक किया, रिएक्शन होगी। तो वन ऑफ द तरीका है कि इस तरह से आपका कैटलिस्ट या हम कहें एंजाइम रिएक्शन को क्या करता है, आगे प्रोसीड कराता है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट आया, इसने इसको होल्ड किया, वापस रिएजेंट आएगा जिसको आगे रिएक्ट होगा। या ये भी हो सकता है कि आपका सबस्ट्रेट को ब्रेक होने के लिए इस एक्टिव साइट पे ऐड होना पड़ेगा, वहां पर जाके फिर वो ब्रेक होगा एंड देन रिएक्टेंट एंजाइम उसको फ्री कर देगा एज ए प्रोडक्ट। तो देखो वही पॉइंट है कि इन देयर कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम परफॉर्म टू मेजर फंक्शंस। एक क्या, पहले फर्स्ट द जो आपका फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज होल्ड, पहले होल्ड करेगा आप सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। एक्टिव साइड है एंजाइम जो होल्ड करती है सबस्ट्रेट को मॉलिक्यूल एक सुटेबल पोजीशन में, ताकि आपका अटैक कर सके बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली, आपका रिएजेंट इफेक्टिवली उस पर क्या कर सके, अटैक कर सके और आपकी रिएक्शन आगे प्रोसीड हो सके। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू में क्या पूछा जा सकता है, वो कहता है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में जो आपका बॉन्ड हुआ है ना, बॉन्डिंग जो फॉर्मेशन हुई है, वो बॉन्ड किस तरह के हो सकते हैं। तो वो बॉन्ड कोई भी हो सकते हैं आपके, लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, बॉन्ड और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो सकते हैं, डाइपोल डाइपोल, इनमें से कोई भी कैटेगरी हो सकती है जिससे कि वो आपका एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को क्या कर रही है, बाइंड कर रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका कि वो आपका सेकेंड फंक्शन है कि एंजाइम आपका उस सबस्ट्रेट को होल्ड करेगा और होल्ड करने के बाद वहां पे केमिकल रिएक्शन अपने आप प्रोसीड हो जाएगी। मान लो कोई डिसोसिएशन रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है, तो उसको ब्रेक होने के लिए हो सकता है किसी सबस्ट्रेट की जरूरत पड़े या किसी साइट की जरूरत पड़ी जहां पे वो रुके और देन ब्रेक हो और आगे बढ़ जाए। तो एंजाइम के काम है दो मेजर फंक्शन। क्या क्या? पहला कि आपका सबस्ट्रेट आए और उस एक्टिव साइट पे ऐड हो जाए, ऐड होने के बाद रिएजेंट घूमता हुआ है, इस पर अटैक कर देगा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में
वहां पे रुक गया, होल्ड हो गया, आपका रिएजेंट आया, अटैक करेगा, आपकी रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाएगी। दूसरा तरीका ये कि सबस्ट्रेट को जरूरत है कहीं पे जुड़ जाए एंड देन वहां पे वो ब्रेक हो जाए। तो ये दोनों तरीके से आपका एंजाइम वर्क कर सकता है। अब ड्रग और एंजाइम कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं? बेटा दो तरह के ड्रग होते हैं। किसी एंजाइम के फंक्शन को आपको रोकना है ना। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारी बॉडी में, स्टमक में हम बात करें तो स्टमक में मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है बहुत ज्यादा, इसकी वजह से बॉडी में एसिडिटी आ रही है। इस एसिडिटी को आपको कम करना है, मिनिमाइज करना है, तो आप क्या कर सकते हो? तो एट इंस्टेंट हम इनो पी लेंगे। इनो पीने का मतलब, इनो क्या है? बेसिक ऑक्साइड्स का आपका मिक्सचर होता है बेसिकली, है ना। हम पीते हैं तो हमारे में जो एसिड एक्स्ट्रा बचा वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो पहला काम आपने क्या किया, आपने तुरंत आराम तो हो गया, लेकिन जो लगातार एसिड रिलीज हो रहा है उस एसिड को तो कम करना पड़ेगा। उस एसिड को कम करना है तो वो एंजाइम जो इस एसिड को रिलीज करवा रहा है, हम उस एंजाइम को टारगेट करेंगे, उसके फंक्शन को बिगाड़ेंगे। अगर उस एंजाइम का फंक्शन बिगड़ जाए तो एसिड का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हमारा जो एक्सेस में हो रहा है वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो होता क्या है कि हम कोई ऐसा केमिकल डाल दें, ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा केमिकल डाल दें जो हमारे सबस्ट्रेट से मिलता जुलता हो। केमिकल आपने लिया, जो आप मेडिसिन खा रहे हो, वो मेडिसिन हम ऐसी डाल रहे हैं कि जो हमारे सबस्ट्रेट जो अटैक हो रहा है एंजाइम की एक्टिव साइट पे, उससे मिलता जुलता डाल दें, तो होगा क्या, अब इनमें कंपटीशन होगा, जो रियल सबस्ट्रेट बॉडी में है उसमें और आपने जो ड्रग लिया है उसमें। और ड्रग जैसे ही उस एंजाइम की साइट पे ऐड होगा और हमारा केमिकल ऐसा होगा जो फर्दर ब्रेक नहीं करेगा, एंजाइम के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग कर लेगा कि फर्दर वहां से हटेगा ही नहीं, और हटेगा नहीं तो हमारा एंजाइम क्या हो गया, खराब हो गया, बस हमारा काम हो गया। तो इस तरह के जो ड्रग होते हैं ये केमिकल इनहिबिटर्स होते हैं, एंजाइम के फंक्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हम बोलते हैं इनको। देखो, ड्रग्स compete विद द नेचुरल सबस्ट्रेट, जो आपका नेचुरल सबस्ट्रेट है उसके साथ compete करेंगे फॉर देयर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स। सच ड्रग्स आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इससे हमारा फंक्शन क्या हो गया बताओ, रुक गया। इनहिबिट करना है हमें किसी फंक्शन को, है ना, तो आपका वहां पे क्या हो जाएगा, वो फंक्शन पर्टिकुलर रुक जाएगा। एक और दूसरा तरीका है एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने का, वो क्या है, एंजाइम के पास कुछ दूसरी साइट्स भी होती हैं जिन्हें हम एलोस्टेरिक साइट्स बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, एलोस्टेरिक साइट्स। एलोस्टेरिक साइट्स क्या होती हैं, ये एक्टिव साइट अलग है, इसके अलावा कोई दूसरी साइट होगी जो एलोस्टेरिक साइट्स के नाम से जानी जा रही है। हम क्या करेंगे, हम ऐसा केमिकल लेंगे जो इस एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड कर जाए, और जैसे ही ये बाइंड करेगा, ये जो एक्टिव साइट की ओरिजिनल स्ट्रक्चर थी उसको डिस्टर्ब कर देगा। देखो, इस ओरिजिनल स्ट्रक्चर को उसने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। अब हमारा जो नेचुरल सबस्ट्रेट आएगा इस पे बाइंड करने के लिए, उसको ये वाली साइड चाहिए थी, लेकिन हमने शेप तो बदल दिया। जैसे शेप बदला, अब वो इसको पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक्टिव साइट का नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एंजाइम अब काम का ही नहीं रहा, तो एंजाइम इनहिबिट हो गया, है ना। तो हमारा जो मेन फंक्शन था कि हमें एंजाइम की एक्टिविटी को खत्म करना है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, यानी ड्रग ऐसा डालो जो सीधा सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करे, दोनों एग्जैक्ट मैच वाले हों, दिखने में एक जैसे हों, लेकिन हमारे जो केमिकल का काम कुछ ना हो, उस एंजाइम को खत्म करने का काम, ठीक है, वो उस एक्टिव साइट पे जुड़ जाए, एक्टिव साइट ब्लॉक होगी, आगे रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, आपने दूसरी किसी साइट पे, जिसे एलोस्टेरिक साइट बोल रहे हैं, उस पर जाके आपने केमिकल जोड़ा ताकि एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप चेंज हो जाए, और इस शेप चेंज होने की वजह से आपका जो नेचुरल सबस्ट्रेट है वो पहचान ही नहीं पा रहा तुम कौन, कहां चले आ रहे हो, खत्म। तो एंजाइम का काम ही खत्म। एंजाइम तो रो रो के मर जाएगा, हाय हाय मुझे मेरा सबस्ट्रेट नहीं पहचान रहा, क्या कर लोगे, कुछ नहीं होगा, एंजाइम का काम खत्म हो गया, ठीक है। तो दिस इज द एलोस्टेरिक साइट जिसपे आपका एंजाइम अटैच करेगा, ठीक है। कुछ ऐसे इंटरेक्शन होते हैं जिनमें आपके एंजाइम पे, जैसे मान लो हमने कंपिटिटिव केमिकल डाला, तो इतना बढ़िया बॉन्डिंग हो जाए
कि वो अब बॉन्ड ब्रेक ही ना हो, जो हमने इनहिबिट केमिकल कंपाउंड डाला था एंजाइम के बीच में। अब जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो हमारे एंजाइम किसी काम का नहीं रहेगा। और बॉडी में अगर कोई पार्ट ऐसा है, कोई सेल या कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो हमारे किसी काम का नहीं है, बॉडी उसको क्या करती है, डिग्रेड। ये नेचुरल टेंडेंसी होती है बॉडी की कि उसको वो डिग्रेड कर देता है, डिग्रेड कर देगा ताकि फिर से नए एंजाइम्स क्या हो सकें, बन सकें। तो हमारा काम जो है आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो वही बोला है आपका, नए एंजाइम्स फॉर्मेशन हो जाता है इस तरह से। दूसरा आते हैं रिसेप्टर्स। एंजाइम की बात होगी, अब हम बात करते हैं किसकी, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में मैसेज पास करने का काम करते हैं, है ना। तो अगर मान लो, जैसे मान लो हमको भूख लग रही है, ठीक है, तो भूख लग रही है तो हमारा स्टमक मैसेज सिग्नल देगा, स्टमक में खाने की कमी है। तो जैसे ही स्टमक में खाने की कमी आई, आपका स्टमक मैसेज देगा, ठीक है, किसको, ब्रेन को, कि खाली हो चुके हैं, कुछ खाइए। अब सोचो ये मैसेज को ही हम ब्लॉक कर दें अगर, तो भूख लगना हमें क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो हम मैसेज को इंटरफियर करने वाले हैं अब, कि जो मैसेज जा रहा है उस मैसेज को ही हम रोकने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो किसी पर्टिकुलर मैसेज, जैसे आप जब डिप्रेशन में जाते हो, तो डिप्रेशन में क्या होता है, आप डिप्रेस हैं बहुत ज्यादा, तो किसी पर्टिकुलर मैसेज का लगातार क्लिक करने की वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। सोचो कि हम ऐसी कोई मेडिसिन लें, ऐसा कोई केमिकल लें कि उस मैसेज को ही ब्लॉक कर दें, आप भूल जाए डिप्रेशन में थे, तो आप खुश हो जाओगे। हाँ बिल्कुल है ना। इस तरह के केमिकल्स अपन क्या कर सकते हैं, यूज करेंगे। तो सुपरफिशियली बात कर रहे हैं हम, बहुत ज्यादा डीप में बात नहीं कर रहे हैं। आपको बस इतना समझ में आया जो अपने सिलेबस का पार्ट है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना अपन को। तो रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स दैट आर क्रूशियल, किसके लिए क्रूशियल होते हैं, टू बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस, मैसेज को पास करने का काम करते हैं, है ना। और ये देखो सेल मेम्ब्रेन में आपका ये जो पूरा ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो डबल लेयर दिख रही है आपको, ये सेल मेम्ब्रेन की लेयर है। और इस लेयर में ये जो आपका ब्लू कलर है, ये दिस इज द रिसेप्टर, है ना। और ये आउटर सरफेस है रिसेप्टर की, ये इनर सरफेस है। आउटर सरफेस सेल के बाहर होगी, ये जैसे ये वाला पार्ट है, ये सेल है और ये है रिसेप्टर, है ना, ये वाला। तो ये आउटर साइड है सेल की, ये इनर साइड है सेल की। यहां से मैसेज रिसीव करेगा और यहां मैसेज क्या करेगा, पास करेगा, है ना। अगेन केमिकल डायलॉगिंग होती है, केमिकल चेंजेस होते हैं जिससे कि मैसेज आगे प्रोसीड होता है, ठीक है ना। तो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन सच अ वे दैट देयर स्मॉल पार्ट ऑफ पॉजिंग एक्टिव साइड, जो कि बाहर होती है, बाहर की तरफ आउट निकली होती है, और अंदर की तरफ जो है मेम्ब्रेन में अंदर जो सेल के रीजन में आपकी ओपन होती है, जहां पे आप मैसेज क्या करोगे, पास कराओगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे ब्लॉक करें, इसके मैसेज को पास करने होता क्या है, वही कि आप गेट पे गार्ड है, कोई आएगा तो मैसेज देगा गार्ड को, गार्ड जो है वो उस मैसेज को अंदर पास करेगा। अब मैसेज अंदर ना जाने पाए, इस मैसेज को अगर आपको रोकना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, हम वही बातें यहां पर करने वाले हैं कि आप केमिकल से कैसे किसी मैसेज को स्टॉप करने वाले हो, या कोई मैसेज हमें फॉल्स मैसेज सप्लाई करना है, या मान लो कहीं पे रिसेप्टर आपका रिसेप्टर काम करना बंद कर दिया, मैसेज जा ही नहीं रहा है, कोई हमें पॉजिटिव मैसेज है ना, बॉडी में इंसुलिन फॉर्मेशन कम हो गया है, उस मैसेज को हमें लगातार बनाना है कि ताकि इंसुलिन बनता रहे, या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कि जो बनना बंद हो गया हमें वो मैसेज, तो हम फॉल्स केमिकल्स भेजते हैं, ऐसे केमिकल जो सेम काम करते हैं, मिमिक्री करते हैं, ओरिजिनल सबस्ट्रेट की मिमिक्री करेंगे और यहाँ पे जाके जुड़ेंगे, सेम मैसेज देंगे, और वो मैसेज की वजह से हमारा वो पर्टिकुलर कंपाउंड बनना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाए। तो मैसेज को रोकने का काम भी, और मैसेज को फॉल्स मैसेज को जनरेट करने का काम भी। फॉल्स का मतलब कि हमें चाहिए वो मैसेज, बट हम उस ओरिजिनल मॉलिक्यूल की कमी है वहां पे, तो हम बाहर से केमिकल सप्लाई करेंगे ताकि वो मैसेज क्या हो सके, वहां पे जनरेट हो सके। ये काम आपका रिसेप्टर पर हम करने वाले हैं, या हम कहें ड्रग, जो ड्रग और रिसेप्टर इंटरेक्शन है, इसमें यही होने वाला है कि कोई मैसेज अगर हो रहा है वो हमारे लिए हार्मफुल है तो उसको कैसे रोका जाए, अगर कोई मैसेज नहीं पास हो रहा है तो उस मैसेज को कैसे पास किया जाए ताकि हमारे लिए हेल्पफुल इफेक्ट हो सके, ठीक है। तो होता क्या है इन द बॉडी, मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मतलब न्यूरॉन्स वो सेल होती हैं जो किसी बाहर के, जैसे हमने गर्म ऑब्जेक्ट छुआ तो उस गर्म ऑब्जेक्ट का हमारे नर्वस सिस्टम तक ये पता चलना कि हम गर्म, हमारा हाथ जो है वो किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे है, पर वापस वहां से इंफॉर्मेशन आ कि हाथ वहां से जल्दी हटा लो, तो हम तुरंत हटा लेते हैं। तो ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम में जो आपका रिस्पॉन्स हुआ है, ये न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज गया और फिर वो मैसेज वापस आया, तो जो मैसेज ले जाने आने का काम होता है उन्हें हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना।
तो अब दो न्यूरॉन्स के बीच में रिसेप्टर होगा, इससे इसमें मैसेज आएगा, उससे उसमें मैसेज आएगा, उसमें उससे, ऐसे लगातार मैसेज क्या होगा, कम्युनिकेट होता है। तो मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड दैट बिटवीन मसल एंड न्यूरॉन्स। जैसे मान लो आपको हाथ हटाना है, तो हाथ हटाने के लिए आपकी मसल्स काम कर रही है ना। तो हुआ क्या, मैसेज पहले गया आपका ब्रेन तक, ब्रेन ने मैसेज दिया किसको, मसल्स को, कि वहां से हाथ हटा लो। तो न्यूरॉन से न्यूरॉन के बीच में मैसेज, और मसल्स न्यूरॉन के बीच में, न्यूरॉन से मसल के बीच में जो मैसेज है वो रिसेप्टर के बीच का काम होता है, और केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। थ्रू सर्टेन केमिकल्स, दीज केमिकल्स नॉन एज केमिकल मैसेंजर। जो केमिकल्स आपका ये मैसेज ले जाने आने का काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर। होता क्या है देखो, टू कम्युनिकेट अ मैसेंजर शेप ऑफ द रिसेप्टर। हाँ, जो रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट है बाहर वाली, ठीक है, इसका जो शेप है और जो केमिकल मैसेंजर का शेप है, जस्ट लाइक एंजाइम, इनका मैच करना चाहिए ताकि वो वहां पे क्या हो जाए, फिट हो जाए। देखो ये इसका शेप मैच कर रहा है इसकी एक्टिव साइड से, यहाँ पे बाइंड हो गया, बाइंड हुआ, इसने मैसेज क्या किया, अंदर पास किया, और मैसेज जैसे चला गया यहां से लीव कर गया। तो ये मैसेज सप्लाई करने का तरीका है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे सब्सटेंस लेके आएंगे, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर्स इन द बॉडी दैट इंटरेक्ट विद द डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स, है ना। अलग अलग मैसेज सप्लाई करने के लिए अलग अलग आपके मैसेंजर होते हैं। अगर हमारी बॉडी में ड्रग्स, अब आते हैं ड्रग्स पे, ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट्स इट्स नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट। ऐसे ड्रग्स, एक कैटेगरी, क्लास ऑफ ड्रग्स और केमिकल्स जो हमारे ड्रग्स या रिसेप्टर्स पे बाइंड कर जाएं और बाइंड करने के बाद उसके नेचुरल फंक्शन को रोक दें। अगर नेचुरल फंक्शन को रोक देंगे तो हम ऐसे केमिकल्स को क्या बोल रहे हैं, एंटागोनिस्ट। दूसरे ऐसे केमिकल्स एगोनिस्ट कहलाते हैं, जो अगर मैसेज नहीं हो रहा है तो उस मैसेज को पास कराएं। एक ने मैसेज रोक दिया, दूसरे केमिकल्स जो मैसेज को पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैसेज नहीं रुक गया है मैसेज उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देयर आर अदर टाइप ऑफ ड्रग्स दैट मिमिक, उसकी कॉपी करेंगे नेचुरल वाले की, मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर, दीज आर कॉल्ड एगोनिस्ट। मतलब हमारा नेचुरल केमिकल मैसेंजर नहीं है जो मैसेज पास कराना है, तो हम क्या करेंगे, कोई केमिकल यूज करेंगे ताकि वो उसी की कॉपी हो, उसी का बिहेवियर का मैसेज वही डिकोड करे, सेम चीज, ताकि हमारे रिसेप्टर के पास पहुंचे और वो मैसेज अंदर चला जाए, तो आगे का हमारा काम जो है स्मूथली हो जाए। उन्हें ऐसे सब्सटेंस या ऐसे केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो रिसेप्टर पे कोई ड्रग है या एंजाइम पे कोई ड्रग है, इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब हमें पढ़ने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, या हम कहें कि एक क्लास की बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे। जैसे एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं, तो हमारी बॉडी में जो स्टमक में एसिडिटी होती है, हमारे स्टमक में एक्स्ट्रा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिड का प्रोडक्शन होने की वजह से जो एसिडिटी होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर ये एसिडिटी लंबे टाइम तक रहे तो अल्सर्स जनरेट हो सकते हैं, और ये अल्सर्स कॉजिंग टू डेथ तक भी आपका हो सकता है। इसलिए ये जो एसिडिटी होती है उसको ट्रीट करने के लिए जो आप केमिकल्स लेते हैं उन्हें हम एंटासिड्स बोलते हैं। एंटासिड्स जो है वो बेसिक नेचर में होंगे ऑब्वियसली, है ना। अब जिनका पीएच रेंज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 7 to 8, इससे ज्यादा पीएच ना करें। पता चला बेसिक अल्कलाइन मीडियम कर दिया तो उल्टा और ज्यादा एसिड रिलीज होने लग गया। भाई स्टमक में एसिडिक मीडियम रहना है, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए, बेसिक नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लो हमने कोई एंटासिड ऐसा लिया जिसने पीएच ही बहुत ज्यादा बढ़ा दिया स्टमक का, तो फिर अदर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा कोई बेस अगर ले रहे हो तो बेस ऐसा होना चाहिए जो हमारे स्टमक का पीएच बहुत ज्यादा ना बढ़ाने पाए। न्यूट्रल तक कर दे, ठीक है, सो के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बहुत ज्यादा नहीं हो, चल जाएगा। ठीक है ना। तो एक्सेस इसमें लिखा है देखो, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बेटा ये दो केमिकल जो है ना, अब तो यूज नहीं करते हैं, पहले अर्ली जब बहुत सारी जो अभी रिसेंट मेडिसिन हैं देखो आपके सामने हैं, जैसे टेगमेट है, जेंटेक है, ये मेडिसिन सब हमारे लिए काफी यूजफुल मेडिसिन हैं, साइड इफेक्ट इनके बहुत कम होते हैं। पहले जब ये मेडिसिन नहीं थी उस समय हम बाइकार्बोनेट सोडियम की यूज करते थे, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड यूज करते थे, इन केमिकल्स को डायरेक्ट यूज करते थे। तो ये केमिकल्स क्या थे, ये स्टमक के अंदर जो आपका एसिड बना है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते थे,
जो मेन कॉज था उसको खत्म करने का काम नहीं करते थे। लेकिन अब हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन ऐसी हैं जो आपके हमारी बॉडी में जिस वजह से एसिडिटी एक्स्ट्रा बन रही है उस कॉज को ही खत्म कर देते हैं, ताकि एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहती है। उसमें कुछ कॉमन मेडिसिन हैं, आपने नाम सुने हैं, सिमेट्रिडिन है जिसमें टेगामेट हो गया, रेनिडिन हो गया आपका जेंटेक है ना, और ओमेप्रोजोल है, डिफरेंट मेडिसिन की बात कर रहे हैं है ना, लेंसप्रोजोल है। ये सारी की सारी मेडिसिन वो मेडिसिन हैं जो मेडिसिन आपकी यूज होती हैं एसिडिटी को कम करने के लिए। डन दिस वन। नेक्स्ट आपका ये उन्हीं के डायग्राम है बच्चा। डायग्राम ठीक है, आप कुछ डायग्राम्स देखते जाइए, बहुत ज़्यादा इनमें याद करने वाली बात नहीं, जहाँ याद करने का होगा हम आपको बता देंगे कौन से एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली जो आपको याद करना है। हाँ, पर्टिकुलर कैटेगरी में आप इनके नाम जरूर याद रखिएगा है ना, कि एंटासिड्स में यूज होने वाली जो कॉमन मेडिसिन हैं वो कौन सी, ठीक है। देन इसके बाद आपके पास है एंटीहिस्टामिन्स और एंटी एलर्जिक। बेटा एलर्जी किसे कहते हैं, एलर्जी बताइए। तो एलर्जी किसी भी मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो एक वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है किसी पर्टिकुलर, जैसे मैं हूं तो मेरे लिए एलर्जी हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि मेरा वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो किसी पर्टिकुलर कोई सब्जी हो उसके खाने से, अगर मान लो मुझे स्वेलिंग हो गई है ना, फुंसियां हो गई या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, इचिंग हो रही है, एनीथिंग, तो ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है। पॉलेंस की वजह से, किसी पर्टिकुलर सी फूड की वजह से, कोई भी डस्ट की वजह से छींक आना चालू होगी, तो ये क्या है, दीज आर द एलर्जीज। तो जब हमारी बॉडी किसी पर्टिकुलर एक्सटर्नल, देखो व्हाट इज एलर्जी, एलर्जी मे बी डिफाइंड एज द हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो हाइपर सेंसिटिव है, सेंसिटिव नहीं है, हाइपर सेंसिटिव है। बॉडी जिसमें कि पर्सन एक्सटर्नल स्टिमुलेस जो आ रहे हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाए। स्टिमुलाई जैसे कोई पर्टिकुलर दवाई खा ली उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, फूड किसी पर्टिकुलर डस्ट है, पोलन ग्रेन्स हैं, कैट फर हैं, फैब्रिक्स हैं, किसी की वजह से भी एलर्जी हो सकती है। तो ये एलर्जिक जो रिस्पॉन्स है इसको कम करने के लिए हम लोग कुछ मेडिसिन यूज करते हैं जिनमें आपका अंडर ट्रेड नेम एंटीहिस्टामिन्स होते हैं। ये बेसिकली है ना, पहले हम लोग हिस्टामिन्स की बात करते हैं। हिस्टामिन्स क्या है, तो एंटीहिस्टामिन्स वो ड्रग्स होते हैं जो हिस्टामिन्स को आप कहें रिलीज करने से क्या करते हैं, रोकते हैं। जहां भी एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है वहां पे हिस्टामिन्स जनरेट होता है। हिस्टामिन्स का काम होता है इन्फ्लेमेशन का, है ना, वो स्वेलिंग कर देता है डिफरेंट पार्ट्स में, तो उस हिस्टामिन को रोकने का काम करते हैं एंटीहिस्टामिन्स, है ना। तो एंटीहिस्टामिन्स ही एंटी एलर्जिक होते हैं, क्योंकि कई बार हमारी जो एलर्जिक रिस्पॉन्स आ रहा है वो हिस्टामिन्स के जनरेट होने की वजह से आता है। तो वो सारे एंटीहिस्टामिन्स हमारे एंटी एलर्जिक का भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसमें आपने सेल्डेन का नाम सुना ही है ना, डेमेटेफ है, डेमेटेन एक ही नाम है, इनके नाम सुने हैं पहले ही, है ना, कॉमन नेम जिनकी बात करते हैं। ये मेडिसिन जो हैं वो आपकी एंटीहिस्टामिन और एंटी एलर्जिक की तरह हम लोग यूज करते हैं। अवेल कंपनी होती है जिसके अवेल नेम के अंडर में हम लोग इन सबको जितने भी आपकी एंटी एलर्जिक मेडिसिन आती हैं इसी ट्रेड नेम के अंडर में हम सेल करते हैं, ठीक है, या मार्केट में हमें मिलती है। डन। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूरोकोलॉजिकल, दीज आर द इंपॉर्टेंट ड्रग्स। इसके बारे में काफी कुछ समझ में आएगा आपको। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, न्यूरोलॉजिकल वो ड्रग्स हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेंगी। नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाले ड्रग्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। इसमें हम मॉर्फिन, हीरोइन वगैरह की बात भी करेंगे, है ना, कोडीन, मॉर्फिन, हीरोइन, ये भी आपके न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, पहला ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं बच्चा। ट्रैंक्विलाइजर्स इज अ ब्रॉड क्लास ऑफ केमिकल्स या हम कहें मेडिसिन्स जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करते हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम जो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, उसके लिए हम लोग ट्रैंक्विलाइजर्स यूज करते हैं। केमिकल्स विच आर यूज रिड्यूस मेंटल टेंशन, रिलीव एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस वगैरह को कम करने के लिए यूज होने वाले ड्रग्स। ये हिप्नोटिक होते हैं ये ड्रग्स। जब भी आप किसी मेंटल स्ट्रेस को कम करने वाले मेडिसिन खाएंगे, आप देखेंगे आपको नींद आएगी और बड़ी गहरी नींद आएगी, नींद में आप रहेंगे, क्योंकि ये स्लीपी आपको बना देती हैं, हिप्नोटिक होते हैं, ये दिमाग को रेस्ट में डाल देते हैं कि ठीक है अब आप सो जाओ, बाकी हम देख लेंगे,
है ना। तो ये बाकी मेडिसिन हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स आर इफेक्टिव इन सच अ मेंटल डिसऑर्डर व्हेन ऑर्डिनरी हिप्नोटिक्स और सेडेटिव फेल्स। ट्रैंक्विलाइजर्स काफी हैवी डोज या हाई इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं। जब नॉर्मल आपके सेडेटिव्स और आपके हिप्नोटिक्स काम नहीं करती है मेडिसिन, तब हम ट्रैंक्विलाइजर्स यूज करते हैं। और ट्रैंक्विलाइजर्स में स्पेशली बार्बिटूरिक एसिड्स और उनके डेरिवेटिव बार्बिटरेट्स आते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ल्यूमिनल है, सीरोटोनिन है, ये सारे के सारी मेडिसिन जो हैं वो आपके ट्रैंक्विलाइजर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये क्या काम करते हैं? मेंटल स्ट्रेस और डिसऑर्डर वगैरह को कम करने के लिए। जब बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाए या हम कहें सीवियर हो जाए, तब हम इनका यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका नॉर एड्रेनालिन। नॉर एड्रेनालिन ये क्या काम करता है? ये एंजाइम को, दीज आर द एंटी, मतलब नॉर एड्रेनालिन का काम होता है कि भाई देखो ये मेडिसिन हैं जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं। अगर नॉर एड्रेनालिन हमारी बॉडी में बनना बंद हो जाता है, मूड चेंज करने वाला आपका ट्रांसमीटर होता है, अगर इसकी कमी होती है तो इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है ना। तो इसलिए इसको आपको वापस उसी फॉर्म में बनाना है जो अपने नॉर एड्रेनालिन को खत्म कर रहा है ना, जो डिग्रेड कर रहा है, कैटलाइज द डिग्रेशन ऑफ एंजाइम। तो ऐसे ड्रग्स जो इनहिबिट करता है एंजाइम विच कैटलाइज द डिग्रेशन ऑफ नॉर एड्रेनालिन। अगर नॉर एड्रेनालिन खत्म हो रहा है बॉडी में या कोई पर्टिकुलर एंजाइम उसको खत्म कर रहा है, तो ये डिप्रेशन वाली बात हो जाती है, हमारा मेंटल स्ट्रेस आने लगता है। तो हम ऐसे केमिकल यूज करते हैं जो उस एंजाइम को खत्म कर दें जो नॉर एड्रेनालिन को क्या कर रहे थे? डिग्रेड कर रहे थे। और उनमें कुछ मेडिसिन हैं जिसमें अगेन वही आपके ट्रैंक्विलाइजर्स की ही कैटेगरी में आने वाले आपके वो प्रोनाइड है, फेनल्जीन है। फेनल्जीन इज ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम भी होता है, कॉमन नेम, है ना। आगे मिलेगा, हम बात करेंगे इसके बारे में, है ना। तो फेनल्जीन जैसे एंजाइम है, इनकी आप बात कर रहे हैं मेडिसिन में, ठीक है। देन एक और मेडिसिन है, ट्रैंक्विलाइजर है, पावरफुल ट्रैंक्विलाइजर, रेसरपीन। आपने सुना होगा। रेसरपीन जो है वो आपका सर्पगंधा प्लांट है, उससे ऑब्टेन होता है। एक पावरफुल ट्रैंक्विलाइजर होता है, इंडिया में ग्रो करता है। और ये ट्रैंक्विलाइजर, इसके डिफरेंट यूजेस, ट्रैंक्विलाइजर का काम वही है ना, डिप्रेसेंट यानी एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, मेंटल स्ट्रेस को कम करते हैं, इनका यही काम है। तो रेसरपीन आपका एल्केनॉइड है। एल्केनॉइड इज अ टाइप ऑफ केमिकल जो आपका एक पावरफुल ट्रैंक्विलाइजर है। इसके बारे में पूछा गया बच्चा, है ना, रेसरपीन के बारे में, तो आप इसको याद रखिएगा। कहां से ऑब्टेन होता है? राउवोल्फिया सर्पेंटिना कॉमन नेम है, ये बॉटनिकल नेम होता है प्लांट का। और सर्पगंधा जो है आपका कॉमन नेम जो इंडिया में आप यूज करते हैं, ठीक है ना। ये कुछ आपके और एंटी डिप्रेसेंट या हम कहें ट्रैंक्विलाइजर्स हैं जो मेंटल स्ट्रेस वगैरह को कम करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट केमिकल्स हैं, इनके नाम आपको पढ़ना है। बाकी ट्रैंक्विलाइजर्स का मतलब आपको समझ में आ गया। रेसरपीन का आप नाम याद रखिएगा, ये आपको यूज में आएगा, ठीक है ना। चलिए देन देखो बार्बिटूरिक एसिड, ये भी पावरफुल क्या थे आपको बताओ? ट्रैंक्विलाइजर्स थे, है ना। तो बार्बिटूरिक एसिड और उनके डेरिवेटिव में जैसे वेरोनल है ना, वैलियम है, ये सब बार्बिटूरिक एसिड के डेरिवेटिव की कैटेगरी में ही आते हैं, जो आपका हिप्नोटिक एंड स्लीपिंग प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। बार्बिटूरिक एसिड जो एंटी डिप्रेसेंट का काम करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर से लिया, ठीक है ना। देन इसके बाद एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होते हैं? एनाल्जेसिक केमिकल्स वो होते हैं जो पेन कम करने के लिए यूज होते हैं। पेन रिलीविंग, हमें दर्द हो रहा है, दर्द कम करना है, तो उसके लिए आपके यूज होते हैं। बेटा दर्द दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल पेन है ना, जो आप जा रहे हो, आप चोट लगी थोड़ी बहुत, आपको पैर में फुंसी हुई, उसकी वजह से चोट हो गया, सर दर्द थोड़ा बहुत कर रहा है, तो ये नॉर्मल पेन की कैटेगरी में आते हैं। आप पेन इस केस में आप क्या ले सकते हैं? आप एस्प्रिन ले लीजिए, सर दर्द ठीक हो जाएगा, है ना। पेन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है आपका, सही हो जाएगा। एक होता है आपका वो पेन जो जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, ऑपरेशन के बाद होना पेन वाला, वॉर में, है ना, हाथ टूट गया सोल्जर का या पैर टूट गया, तो उस समय जो पेन हो रहा है वो बहुत सीवियर पेन होते हैं। तो हम दो तरह की मेडिसिन को भी यूज करते हैं। एक वो मेडिसिन जो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक होते हैं,
ये आपके एडिक्टिव नहीं होते हैं, और दूसरे होते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ये एडिक्टिव होते हैं। इंसान इसका एडिक्टिव हो जाता है अगर आप ज्यादा दिन तक इसको यूज करोगे तो। इसमें आपका जैसे पैरासीटामोल है नॉन नार्कोटिक में, है ना, एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, इबुप्रोफेन है, ये हम लोग खाते हैं, नॉर्मल है ना, ये इस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। दिस ड्रग्स ऑल्सो एक्ट एज एंटीपायरेटिक भी, इसमें पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, क्या एंटीपायरेटिक होती है, एनाल्जेसिक होती है, दर्द को भी कम करते हैं, फीवर को भी कम करते हैं, ठीक है। तो नार्कोटिक में कौन कैटेगरी आती है, इसमें जैसे मॉर्फिन है, हेरोइन है, कोडीन है, ये नार्कोटिक में आपके आते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ये पावरफुल एनाल्जेसिक होते हैं और एडिक्टिव होते हैं। ये स्लीप प्रोड्यूस करते हैं, आपका कोई भी ऐसा पेन जो बहुत ज्यादा पावरफुल पेन है उसको रिलीव करते हैं, है ना, स्लीप प्रोड्यूस करते हैं, आप सो जाइए आराम से, आपको दर्द से राहत मिल जाएगी कुछ टाइम के लिए, है ना। ऑब्वियसली अगर आपने हाई डोजेस ले लिए तो कोमा हो सकता है, कन्वल्सन्स हो सकता है, और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। इसलिए इसकी लिमिटेड डोज जो रिकमेंडेड है वही लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि लोग, आप जानते हैं कि इनका यूज लोग किस तरह से करते हैं, तो ये लिथल भी होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप डोजेस जो हैं वो रिकमेंडेड वाले ही लें, ठीक है। ये कब यूज करते हैं, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन वगैरह में, कार्डियक पेन हो रहा हो, टर्मिनल कैंसर के केस में, है ना, और चाइल्ड बर्थ के केस में जब बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, इन केसेस में हम नार्कोटिक ड्रग्स जो हैं, या हम कहें ऐसे ड्रग्स जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, पेन रिलीविंग मेडिसिन जो नार्कोटिक वाली होती हैं, जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, हम उनको यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके एनाल्जेसिक भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। डन। देन इसके बाद आपके एंटी माइक्रोबियल्स नेक्स्ट कैटेगरी है। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं, जैसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, अमीबीज हैं, फंगस हैं, मोल्ड्स हैं, ये डिफरेंट वायरस से, ये डिफरेंट वायरस हैं, बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए कई जगहों पे हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। तो ऐसी मेडिसिन जो इनको किल करती हैं ताकि वो कोई इन्फेक्शन ना कर सकें, अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसको क्योर किया जा सके, ऐसी मेडिसिन को हम लोग एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें पहली है एंटीबायोटिक। बेटा एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन सी होती है, आप सुनिए इस बात को। तो एंटीबायोटिक वो मेडिसिन होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही बनाई जाती है। मतलब एक कैटेगरी है बैक्टीरिया की जो इन केमिकल्स को रिलीज करते हैं, और उस केमिकल को उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो ऑब्टेन होता है, बैक्टीरिया से जो ऑब्टेन होता है, उसको हम वहां से लेके हम अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, या तो ओरली हम खाते हैं बॉडी में, या फिर हम सरफेस में लाइक एंटीसेप्टिक की तरह उसको लगाते हैं। तो दूसरे माइक्रोब्स को ये क्या करती हैं, फिर किल करती हैं। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगाई एंड मोल्ड्स that inhibits the growth or destroy the other organism causing infection or disease। जो infection और disease कर रहे थे उनको ये क्या करते हैं, किल करते हैं। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। इसमें देखो बैक्टीरियोसाइडल हैं और बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, कुछ बैक्टीरियोसाइडल कुछ बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, जैसे पेनिसिलिन है, आपने एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं, है ना, और एराइथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, क्लोराम्फेनिकॉल्स हैं, ये सारी की सारी आपकी एंटीबायोटिक्स हैं जो आप यूज करते हैं डिफरेंट डिजीजेज में, ठीक है ना। डॉक्टर रिकमेंड करेगा आप वही यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अब हमने एंटीबायोटिक पढ़ ली है, हम जाएंगे पेनिसिलिन लेके आएंगे, और अब जब हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम वो, हमें पता चला कि माइक्रोब की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही तो हम उसको यूज करें, नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। हम करेंगे डॉक्टर के रिकमेंडेशन से, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन कितना इफेक्ट करता है, किसको कितना लेना चाहिए, ये आपको डॉक्टर ही रिकमेंड करेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बस एक कैटेगरी पढ़ रहे हैं कि इस मेडिसिन को, अगर आप एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक का मतलब क्या है, और वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, और किसको वो आपका, किस तरह की डिजीज को वो किल कर रही है, ठीक है ना, या किस तरह की डिजीज को वो क्योर कर रही है। डन। चलिए नेक्स्ट आपका देखो, मतलब हम एंटी माइक्रोबियल्स में आपने पहला एंटीबायोटिक्स पढ़ा है ना। एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जनरेट होती हैं और वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं ताकि डिजीज को क्योर किया जा सके, ठीक है। दीज आर सम कॉमन एंटीबायोटिक्स, ठीक है, उन्हीं को हमने डिटेल में लिख लिया है। पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन्स हैं, ये सारे की सारी आपकी क्या है बताओ, बायो एंटीबायोटिक्स हैं। डन। देन हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट आपका एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। व्हाट आर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट? दोनों बेटा केमिकल्स, वो केमिकल्स होते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जिनको आप अपनी बॉडी पे
अप्लाई करते हो, हम ओरली अंदर खाते नहीं उसको, है ना, बॉडी पे अप्लाई करते हैं, जिससे कि जैसे वुंड है, कहीं चोट लग गई है ना, कोई फुंसी हुई है, आपको कोई कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आप बॉडी पे सुपरफिशियली आप यूज करते हैं ताकि वहां पे जो इन्फेक्शन है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट बेटा जब हमें फ्लोर साफ करना होता है ना, टॉयलेट साफ करना है, फ्लोर साफ करना है, उसमें यूज होने वाले केमिकल्स को हम डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट एंड आपके एंटीसेप्टिक दोनों डिफरेंट हैं। एंटीसेप्टिक में जनरली कंसंट्रेशन लो होती है केमिकल्स की, और डिसइंफेक्टेंट में हाई होती है। कि डिसइंफेक्टेंट हम कहाँ रख रहे हैं, लगा रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं आपके ऐसी सरफेसेस पे जो आपकी लिविंग नहीं है ना, तो वहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो डिसइंफेक्टेंट है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स होती है। और आपके एंटीसेप्टिक जो होते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स होती है, हम क्योंकि उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक। तो एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यू सच एज वोन्स, कट्स, अल्सर, डिजीज, है ना, स्किन सरफेसेस वगैरह पे, इन पे हम लोग यूज करते हैं। डिफरेंट आप जो बात कर रहे हैं डिफरेंट एंटीसेप्टिक्स की। इसके अलावा कॉमनली जो यूज होता है वो डेटॉल है, आप डेटॉल यूज करते हो, है ना। डेटॉल का एक बोलते हैं कि आप जब भी आपको चोट लग रही है, कुछ हो रहा है, तो आप डेटॉल से धुल लीजिए या कर लीजिए, उससे क्या होता है, डिफरेंट जो माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। और आपके डेटॉल हो गया अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनिलॉल एंड टर्पिनियोल, इन दोनों का आपका जो मिक्सचर है ये भी एज अ एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। विथिनॉल आप जानते हैं, है ना, इसको भी हम यूज करते हैं। ये सारे के सारे विथिनॉल जो है वो आपकी सोप वगैरह में ऐड करते हैं ताकि जो एंटीसेप्टिक इफेक्ट हो, साबुन आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो, या जर्म्स जो आप दिन भर के लेके घूम रहे हो, वो सारे के सारे क्या हो सकें, किल किए जा सकें। डन। तो दीज आर द सम एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेड क्या होते हैं। आयोडोफॉर्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपका एंटीसेप्टिक है ना। आयोडोफॉर्म इज ऑल्सो यूज एज एंटीसेप्टिक फॉर वोन्ड्स। बोरिक एसिड, बच्चा बोरिक एसिड जो है वो आपका इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है, बोरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन आई वॉश वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। आंख जैसे धोना है, आंख में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो बोरिक एसिड का यूज करते हैं ताकि फंगस वगैरह को किल किया जा सके, ठीक है ना। आयोडोफॉर्म को भी हम लोग एज एंटीसेप्टिक यूज कर रहे होते हैं। डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं आर दो सब्सटेंसेस which applied to the inanimate objects such as floors, drainage system, instrument, etc. इनको साफ करना है अगर, तो आप क्या करते हैं, जो केमिकल्स यूज करते हैं उन्हें हम डिसइंफेक्टेंट्स बोलते हैं। डन। वन सब्सटेंस, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सब्सटेंस जो है वो कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक एंड ऑल्सो एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। फॉर द एग्जाम्पल हमने क्या बोला, अगर आप डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक की बात करें तो कंसंट्रेशन कम रखोगे तो हो जाएगा कि वो एंटीसेप्टिक की तरह काम कर सकता है। अगर बढ़ा दोगे कंसंट्रेशन तो वो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, है ना। तो हाई कंसंट्रेशन डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में क्या होगा, लो कंसंट्रेशन। ये जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है इनको आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये काफी जगह आपको पूछा जाता है ना। एग्जाम्पल्स आपको जब पी ब्लॉक पढ़ाएंगे उसमें भी कई जगह आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल देखो, 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल बिल्कुल जो कार्बोलिक एसिड है, फिनॉल की बात हो रही है, 0.2% है, ये एंटीसेप्टिक होता है। अगर 1% आप सॉल्यूशन लोगे इसका तो ये डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। अगर हम 1% सॉल्यूशन जो फिनॉल का अपनी बॉडी पे अप्लाई कर ले तो क्या दिक्कत होगी, तो बेटा स्किन पे और दूसरी प्रॉब्लम, कोरोजन वगैरह हो सकता है और दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। जर्म्स तो मर जाएंगे बट वहां की सेल, लिविंग सेल भी तो मरने लग जाएंगी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग कम कंसंट्रेशन में यूज करेंगे, जो रिकमेंडेड कंसंट्रेशन है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन वाटर में हम लोग एज एंटी डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर में 0.2 to 0.4 ppm, मतलब बहुत लो कंसंट्रेशन की बात हो रही है, जिसको हम लोग क्लोरीन को यूज कर रहे हैं डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। हेक्साक्लोरोफीन है ना, थाइमोल है, एमाइल मेटाक्रिसोल है, ये यूज होता है आपका एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉश एंड गार्गल, है ना, जब माउथ वॉश और गार्गल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है, थाइमोल आपका हो गया, नेचुरल डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल है, ठीक है। और जेंशन है, जेंसन वॉलेट हो गया, मिथाइलिन ब्लू हो गया। मिथाइलिन ब्लू तो आप पढ़ेंगे, आयनिक क्लब में बात करेंगे इसके बारे में, है ना। ये सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक डाइज हैं एंड ये आपके एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। डन। सल्फर ड्रग, अगेन हमने ये पहले भी कैटेगरी में बात की थी। सल्फर ड्रग्स क्या होते हैं, तो ये पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के हैं और ये पर्टिकुलर
इनको इस बात से लेना देना नहीं है कि ये किस डिजीज को क्योर करेंगे, इनको मतलब किस बात से होता है। हालांकि हमें पता है तभी हम यूज करेंगे कोई डिजीज, हमने देख लिया कि ये यहाँ पे जाके ये एक्शन कर रहे हैं। लेकिन ये जो अमाइड होते हैं, सल्फामाइड होते हैं, ये आपके रिएक्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप पे। अब चाहे वो रिसेप्टर पे कर रहे हो, चाहे वो आपका किसी मतलब रिसेप्टर पे करें मैसेज को ब्लॉक करने के लिए, मैसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, या किसी एंजाइम पे रिएक्ट करें, दोनों में ही एक पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप पे जाके ही अटैक करेंगे, तो वो आपके सल्फा ड्रग की कैटेगरी हो जाती है। ठीक है ना। एंटी मलेरियल पहले आप जानते हैं, पहले आपने हो सकता है 9th-10th में पहले पढ़ा हो कि हम लोग सिनकोना ट्री जो था उसकी छाल है ना, बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, इसको पीस के हम लोग मलेरिया में क्या उसका पेस्ट बना के उसका जूस निकाल के पिया करते थे पहले। इससे क्या होता था कि मलेरिया होने के चांसेस कम हो जाते थे, अगर हो गए हैं तो क्योर हो जाता था। पहले पता नहीं था कि उसमें क्या है ऐसा, लेकिन मलेरिया क्योर हो जाता था। ठीक है ना। अभी भी नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है सिनकोना ट्री का जूस, जो वहां पे वो लोग पीते हैं, ताकि क्योंकि मच्छर वहां ज्यादा होते हैं तो भाई ऑब्वियसली क्या करेंगे, वो इसको पिएंगे ताकि मलेरिया के चांसेस कम से कम, अगर हो गया है तो ट्रीट हो जाए। डन। इसमें जो कंपाउंड होता है सिनकोना ट्री की छाल में जो मलेरिया को क्योर करता है, इट्स अ क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड, जो आपका मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल कंपाउंड होता है। हाँ, आज हमने उसके डेरिवेटिव बना लिए जो और बेहतर तरीके से ट्रीट करते हैं, तो डिफरेंट क्लोरोक्विन के ही आपके डिफरेंट डेरिवेटिव्स, जैसे हम एंड देयर फॉस्फेट आर सॉलिड्स इन द मार्केट अंडर द ट्रेड नेम, दीज आर द नेम्स जिनमें आपको उनको क्या करते हो आप, बाकी मतलब क्लोरोक्विन के ही डेरिवेटिव्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने नेचुरली क्लोरोक्विन को एक्सट्रैक्ट किया, उनके डेरिवेटिव यूज किए जो ज्यादा इफेक्टिव हैं। ऑब्वियसली हम किसी भी मेडिसिन या केमिकल को क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए उनके डेरिवेटिव्स बनाएंगे। ठीक है ना। तो वो डेरिवेटिव्स आपके क्या कर रहे हैं यहाँ पे और ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना। तो दी ज्यादा एंटी मलेरियस। एंड लास्ट कैटेगरी हमारे पास है एंटी फंगल, दी ज्यादा नेम है ना। एंटी फंगल ड्रग्स कौन होंगे, जो फंगस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगाई होते हैं उनको किल करने का काम करेंगे। एंटी अमीबिक क्या होते हैं, तो जो अमीबा, जो आपके प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ क्लास के, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका है ना, इन सबको किल करने के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं उनकी बात हो रही है। एंटीवायरल, जो आपके वायरसेस को किल करने के लिए, आप एंटीवायरल, वायरस बड़ा खतरनाक प्राणी है ना, सिंगल सेल का होता है, छोटा सा दिखाई भी नहीं देता है। वो क्या करता है, वायरस की जिस होस्ट की बॉडी में जाता है उस सेल पे जाके कंट्रोल कर लेता है, अपना कब्जा कर लेता है ना। जैसे वो माफिया राज वाला काम है इसका, है ना। ये जाएगा सेल पे कब्जा करेगा, सेल की पूरी मैकेनिज्म को अपने कंट्रोल में लेगा, है ना। किसी सेल पर कब्जा कर लिया, वहां कुछ जो कुछ भी हो रहा है उसके कहे बिना कुछ नहीं होगा, पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और ये उस सेल की पूरी मैकेनिज्म को यूज करके अपने अकॉर्डिंग चलाता है, और फिर क्या करता है, ये रीजनरेट करना चालू करता है, रिप्रोड्यूस करना चालू करता है, अपनी कई कॉपियां बनाना चालू करता है। एक वायरस की कॉपी जो है, एक वायरस जो है हजारों लाखों कॉपियां बनाता है एक एक सेल से, और जब कॉपियां उसकी बन जाती हैं तो सेल को खत्म कर देता है। तो वायरस बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए वायरल डिजीजेस जो होती है वो डेंजरस होती है कि होस्ट की बॉडी को खत्म डिग्रेड करता है और अपनी नंबर्स क्या करता है, बढ़ाता है। तो वायरस जो है, एंटीवायरल ड्रग्स जो है बहुत कम है, बट हाँ जो है वो आपके वायरल डिजीजेस के लिए आपकी जो मेडिसिन हैं वो बनाना मुश्किल होता है ना, डिफिकल्ट होता है फॉर्मेशन, या हम कहें ऐसी डिजीज, ऐसी केमिकल्स मिलना मुश्किल होता है जो उनको कंट्रोल कर सके, बहुत रेयर होता है। उसके लिए हम लोग इम्यूनिटी ही डेवलप करते हैं, तो वैक्सीनेशन ही एक उपाय होता है ज़्यादा इफेक्टिव, जो वायरल डिजीज को क्या कर सकता है, रोक सकता है। डायरेक्ट मेडिसिन से स्टॉप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एंटीवायरल है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में कौन आते हैं, वो सारे के सारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, है ना, वुमेन्स में प्रेगनेंसी चेक करने वाली ड्रग्स होती हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होती हैं, बर्थ कंट्रोल ड्रग्स पिल्स होती हैं, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, ये सारी की सारी आप किस में आती है बताओ, आपके एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल्स इन एवरीडे लाइफ का एक पार्ट, कौन सा, ड्रग्स का। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे केमिकल्स इन फूड एंड देन डिटर्जेंट, इसके बारे में। ठीक है।
बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है हमें केमिकल्स के नाम। हाँ, मेडिसिन्स के रिस्पेक्ट में आगे आने वाला पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नाम हमें इतने ज़्यादा याद नहीं करने हैं, और जो करने भी हैं तो लिमिटेड नाम याद करने हैं। तो चलिए उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट केमिकल्स, जो हमारी एवरीडे लाइफ की हम बात करें तो केमिकल्स इन फूड, ठीक है ना। तो फूड में कौन कौन से केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तो जैसे प्रिजर्वेशन के लिए मेन हम बात करें, जितने भी पैकेट फूड्स होते हैं उन सबको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करने के लिए उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक रखे रहें और खराब ना हो। फूड में कलर्स ऐड करने के लिए, फ्लेवर्स ऐड करने के लिए, है ना, ये हमने कैटेगरीज यहाँ पे बना रखी हैं। कलर प्रोड्यूस, या हम कहें फूड में कलर प्रोड्यूस करने के लिए हम डिफरेंट केमिकल्स ऐड करते हैं। फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स, अगर मीठा करना है तो हम केमिकल्स का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फैट एमल्सिफायर्स एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, फैट को स्टेबलाइज करने वाले एजेंट्स, है ना। इसके बाद फ्लोर इंप्रूव करना है ना, इसमें जैसे एंटी स्टेलिंग एजिंग है, ब्लीचेस हैं, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको यूज करते हैं हम लोग डायरेक्ट फूड में, है ना। प्रिजर्वेटिव्स, ये कैटेगरी प्रिजर्वेटिव वाली है, फूड को लंबे टाइम तक रखने के लिए। देन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की बात करें तो ये सारे के सारे डिफरेंट कैटेगरीज की बात हो रही है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हम ये सारे केमिकल्स ऐड करते हैं। देखो इन सब में हमने 7 कैटेगरी बनाई, इन आउट ऑफ 7 कैटेगरी में हमारे काम की कोई नहीं होती है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होती है लास्ट वाली केवल। देखो एक्सेप्ट कैटेगरी 7, नन ऑफ द अबव हैव न्यूट्रिटिव वैल्यूज, का कोई फायदा नहीं होता है, ये सब खाली अपने मजे के लिए ही ऐड किए जाते हैं, है ना। न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। एंटीऑक्सीडेंट काम के होते हैं, हाँ। प्रिजर्वेटिव फूड को लंबे टाइम तक रखने के लिए, कलर देखने के लिए कि अच्छा लगे, ठीक है, मीठा लगे, यही सारी चीजें इसमें ऐड की जाती हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्पेशली प्रिजर्वेटिव्स की। प्रिजर्वेटिव्स जो हमारे सिलेबस का पार्ट है ना, और कुछ स्वीटनर्स की जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। देखो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में आपसे जेईई में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। सबसे पहला सैकरीन। सैकरीन जो है ये आपका लगभग 550 टाइम्स ज्यादा मीठा होता है, किससे, जो कैन शुगर होती है, जो हम शुगर लाते हैं उस शुगर से लगभग 550 टाइम्स ज्यादा मीठा होता है। लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं, है ना, अच्छा सैकरीन हम तब भी, या हम कहें आर्टिफिशियल जो आपके स्वीटनर्स हैं इनको हम तब यूज करते हैं स्पेशली जब कोई डायबिटिक पर्सन है, तो वो नॉर्मल ये हमारा कैन शुगर वाला मीठा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैलोरीज देता है। हमें नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स की बात करते हैं हम आर्टिफिशियल शुगर्स में, है ना। ये कैलोरी ना मिले बट मीठा लगे, तो ये है आपके आर्टिफिशियल शुगर्स। कैन शुगर में क्या है, कैलोरी भी प्रोड्यूस होती है और साथ में आपका क्या होता है, मीठा भी होते हैं। हमें ऐसे शुगर्स या हम कहें स्वीटनर्स चाहिए जो कैलोरीज प्रोड्यूस ना करें, तो उनके लिए यूजफुल होते हैं। डायबिटिक पर्सन्स हैं, कोई डाइटिंग कर रहा है, उसके लिए यूजफुल है ना। तो सैकरीन इज द आर्टिफिशियल शुगर जो लगभग 550 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है, ज्यादा मीठी होती है, और ये आपका कैन शुगर के कंपेरिजन में, ये जैसे कैन शुगर कैलोरीज जनरेट करता है, ये कैलोरीज जनरेट नहीं करता है, ठीक है ना। देखो इसमें लिखा है इट इज यूज ग्रेट वैल्यू ऑफ टू डायबिटिक पर्सन्स, पीपल हु नीड टू कंट्रोल इनटेक कैलोरीज, उनके लिए भी यूज होता है। कहाँ कहाँ हम सैकरीन का यूज करते हैं, सैकरीन जो है हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है, तो जैसे पान मसाला वगैरह, जो पान वान खाते हैं, मीठा पान, है ना, लाइक वहाँ पे सैकरीन वगैरह यूज करते हैं। चीप आइसक्रीम, सस्ती आइसक्रीम्स वगैरह में यूज करते हैं लोग, है ना। ड्रिंक्स वगैरह हैं और माउथ वॉश वगैरह हैं, टॉफीज वगैरह हैं, इन सब में क्या करते हैं, ये सैकरीन का यूज किया जाता है। हालांकि स्वीट्स वगैरह में भी यूज करते हैं, है ना, बट वही जो डायबिटिक पर्सन हैं जिनको कैलोरी इनटेक को अवॉइड करना है, उनके लिए ये होता है, ठीक है। देन सैकरीन के अलावा और कौन कौन से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, हमने उनको सबको एक साथ कैटेगरीज में रखा है ना, एनसीईआरटी की टेबल है। आप देख सकते हैं सैकरीन है जो लगभग 550 टाइम्स है। दूसरा एस्पार्टेम है। एस्पार्टेम जो है ये आपका लगभग 100 टाइम्स ज्यादा मीठा होता है, किससे, कैन शुगर से। इसमें लिखा है स्वीटनेस वैल्यू इन कंपैरिजन टू कैन शुगर। बच्चे ये जो एस्पार्टेम है ना, एस्पार्टेम हम केवल और केवल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में यूज कर सकते हैं या कोल्ड फूड्स में यूज कर सकते हैं। इसको हम ऐसे फूड्स में यूज नहीं कर सकते जहां पे आप गर्म कर रहे हो। क्यों,
क्योंकि ये ब्रेक हो जाता है। अमीनो एसिड है, अमाइड लिंकेज है, आप हाइड्रोलिसिस कराओगे हाई टेम्परेचर पे तो वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो ये ब्रेक हो जाते हैं। तो एस्पार्टेम हम केवल और केवल कोल्ड ड्रिंक्स और कोल्ड फूड्स में यूज कर सकते हैं, और जहां पे गर्म आप कर रहे हो फूड को वहां पे यूज नहीं कर सकते हो। एस्पार्टेम लगभग 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। सुक्रेलोज, वन ऑफ द सुक्रेलोज को आप यूज कर सकते हो, हाँ ये हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 600 टाइम्स जो है आपका मीठा होता है कंपेयर टू किसके, कैन शुगर या सुक्रोज के। और लास्ट है एलिटेम। जेई ने क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कौन सा आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो सबसे ज्यादा मीठा होता है कंपेयर टू कैन शुगर। तो एलिटेम है जो लगभग 2000 टाइम्स ज्यादा स्वीटनेस होती है इसमें कंपेयर टू कैन शुगर। ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे आर्टिफिशियल शुगर्स हैं या स्वीटनर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये हमें यूज कब करना है, जब कैलोरी वैल्यूज नहीं चाहिए, बस आपको स्वीटनेस चाहिए, उस केस में हम उनको यूज करते हैं। अच्छा देखो, इसमें सैकरीन जैसे है, सैकरीन को यूज करते हैं तो ये होता क्या है कि ये हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता है, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं डालता है, मीठा भी हो गया, कैलोरीज भी नहीं मिली और बाहर भी निकल गया, तो ठीक है, इसको चल जाता है, तो उनके लिए फायदेमंद हो जाता है। ठीक है, फायदेमंद इन द सेंस कि हाँ ठीक है, अगर चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद फूड प्रिजर्वेटिव्स, सेकंड हम बात कर रहे हैं किसकी, फूड प्रिजर्वेटिव्स की। बच्चा फूड प्रिजर्वेटिव्स वो केमिकल्स होते हैं जो फूड को लंबे टाइम तक रखने के लिए जो माइक्रोब्स के अटैक हैं या उनकी वजह से जो स्पॉइलेज होता है उसको रोक सकें, माइक्रोब्स का ग्रोथ आप क्या कर सको, कंट्रोल कर सको हमारे फूड पे, जिसकी फूड जो हमारा जिससे क्या ना हो, स्पॉइल ना हो। तो उन केमिकल कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, इसमें लिखा भी है कि हम इन्हें रोकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सेव देम स्पॉइलिंग कॉल्ड फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, इनमें जो आपके फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं इनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी, इट शुड नॉट रिएक्ट विथ फूड मटेरियल। भाई ऑब्वियसली हमारे फूड मटेरियल का जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है, उनकी जो नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं, ऐसा ना हो कि हमने जो केमिकल ऐड किया उससे रिएक्ट करके कुछ और बना लिया, हमें खाने की जगह उससे नुकसान होने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फूड से रिएक्शन नहीं करना चाहिए, शुड नॉट इट्स इफेक्ट शुड बी फॉर लॉन्गर पीरियड, काफी लंबे टाइम तक। अब कई सारे फूड्स हैं 6-6 महीने तक आपके प्रिजर्व किए जाते हैं, रखे जाते हैं, है ना, तो वो लंबे टाइम तक आपका इफेक्ट होना चाहिए। इट शुड नॉट डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ फूड, फूड की क्वालिटी ना डिक्रीज करे, और इट शुड नॉट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी, जो इसको खा रहा है उस बॉडी पे या हमें जो है उस पर हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हार्मफुल इफेक्ट होंगे तो फिर आपका बैन हो जाएगा, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स की प्रॉपर्टीज हैं और क्या होते हैं प्रिजर्वेटिव्स, उनकी बातें हैं। ठीक है ना, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स हैं, कहां कहां यूज होते हैं, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी अपन बात कर लेते हैं। सोडियम बेंजोएट सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रिजर्वेटिव है, इसका 0.06% से 0.1% हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है इसको यूज करते हैं फ्रूट्स को प्रिजर्व करने में। जूस हैं, जैम है, जेली, पिकल्स, इन सब में हम लोग यूज करते हैं। जो फ्रूट जूस आते हैं, है ना, जेम्स, जेली वगैरह आती है, इन सब में हम लोग क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। ठीक है ना, और पैराबेन्स हैं, ये आपके बेंजोएट अगेन होते हैं, है ना, और यूज करते हैं किसके लिए, देखो टोमेटो सॉस वगैरह यूज को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। सॉर्वेट्स जो है दे आर यूज फॉर फिश प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट, है ना, एंड इसमें आपका चीज, मिल्क्स, मीट, फिश, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग सॉर्वेट्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, ये प्रिजर्वेटिव्स हैं। देन प्रोप्यूनेट्स हैं, प्रोप्यूनेट्स जो होते हैं ये मॉल्ट्स, फंगाई वगैरह के डेवलप होने को रोकते हैं। फंगाई जहां पे भी फंगस डेवलप हो रहा है वो वहां पे, मतलब वही स्पॉइलिंग को रोकते हैं बेसिकली, है ना। और जैसे बिस्किट्स वगैरह हैं, बेक्ड प्रोडक्ट हैं, ब्रेड है, क्योंकि ब्रेड में सबसे इजीली ब्रेड अगर देखें तो ब्रेड में सबसे जल्दी फंगाई डेवलप होती है, तो हम वहां पे इनको यूज करते हैं कि ताकि ब्रेड लंबे टाइम तक आपका एज इट इज बना रहे। ठीक है, सोडियम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की बात करें तो ये भी आपका वही जैम, जेली, बिस्किट्स वगैरह, पिकल्स वगैरह में बनाने उनमें प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज होते हैं। तो ये 4-5 प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनको आप याद रखिएगा। किन का कहाँ यूज होता है इतना तो डिटेल में नहीं पूछता है, बट हाँ इतना जरूर है कि कौन कौन से हैं जो प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में आता है क्योंकि इसके बारे में कई बार पूछा भी है। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव्स। ठीक, कुछ और हैं, एपॉक्साइड्स गैसेस होती हैं जनरली, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म
को, जैसे स्पोर्स हैं, वायरसेस हैं, इनको किल करने में काम आते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए उसको रखते हैं और ये प्रिजर्व करते हैं एट लो मॉइस्चर। लो मॉइस्चर मतलब आपने देखा होगा कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनको, मतलब मैक्सिमम फूड तो आप पैकिंग जब करते हैं पैकेट में तो उसमें आप एयर फिल करके रखते हैं ना, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एयर फिल हम नहीं करते हैं, एयर को एकदम सक कर लेते हैं उसमें से, फिर प्रिजर्व करते हैं ताकि मॉइस्चर वहां पे मेंटेन ना होने पाए, मॉइस्चर ना आने पाए। जो एयर में मॉइस्चर होगी वो मॉइस्चर तो एटलीस्ट उसमें जाएगी। तो ऐसे फूड्स जिनको लो मॉइस्चर, जैसे कि हमारे पास है नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स, जनरली हम जानते हैं ड्राई एयर ड्राइड कर लेते हैं, जो पैकेट होता है उससे सारी एयर को हम क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, वहां पे हम लोग इनको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि नट्स हैं, इनमें अगर मॉइस्चर आ जाएगी तो वो खराब हो जाएंगे, वो क्रंचीनेस उनका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो लो मॉइस्चर वालों को हम लोग एपॉक्साइड्स यूज करेंगे। और पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट एस्टर्स जो हैं, ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एस्टर्स होते हैं पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के, और इनको यूज करते हैं बेक्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बियर्स वगैरह, सिरप्स वगैरह, इन सबको लॉन्ग टाइम के लिए बनाए रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बताओ, इथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, हेप्टाइल, इन सब के एस्टर कौन से वाले, पैराबेंजोइक एसिड, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की। डन। तो ये कुछ आपके प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हम यूज कर रहे थे, इनके आप डायरेक्ट नाम रखेंगे तो काम चल जाएगा। कहाँ यूज कर रहे हैं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और बता पाना भी मुश्किल है, ऐसा रेयर है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। कौन कौन से केमिकल्स हैं जो यूज हो रहे हैं इतना रखोगे याद तो भी अपना काम चल जाएगा। डन। इसके बाद एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो फूड की क्वालिटी हम कहें उनका खराब होने का जो रेट है उसको कम कर देते हैं। ऐसे केमिकल्स हैं, सब्सटेंस हैं विच रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन फूड, है ना। फूड है, फूड अगर रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो क्या होगा बताओ, वो जल्दी खराब होगा, माइक्रोब्स उतने जल्दी डेवलप होंगे, है ना। तो अगर ये रेट कम कर दोगे तो जो एजिंग की हम बात करें, प्रिजर्व करने की एक तरह से बात करें, प्रिजर्वेशन, है ना, फूड को आप प्रिजर्व करोगे ताकि माइक्रोब्स वहां पर डेवलप ना हो पाए इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना। तो ये करते कैसे हैं, जो रेडिकल्स फॉर्मेशन होते हैं आपके फूड में या फिर हमारी बॉडी में, हम लोग भी तो एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, हम कहते हैं नींबू हमारा एंटीऑक्सीडेंट है, कैसे काम करता है। तो जो हमारी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस हो रही हैं, उन रिएक्शंस में जो फ्री रेडिकल, स्पेशली जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, उन रेडिकल्स को खत्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि आपके फर्दर हमारा जो एजिंग प्रोसेस है, स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट बहुत हेल्पफुल होते हैं एजिंग प्रोसेस में, है ना। जल्दी आप टाइम से पहले बुढ़े दिखने लग जाओ, ये जनरली अगर आप एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हो तो स्किन आपकी ग्लो करती रहेगी, है ना। ये सारे फैक्टर होते हैं। तो उनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जो यूज किए जाते हैं वो जैसे आपके टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टॉलुइंस है, BHT, है ना, पैराक्रिसॉल भी यूज करते हैं हम लोग, और BHA इट्स अ टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसॉल है। ये आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। फूड में आप कहें कि रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं, बॉडी में आपके फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि एजिंग प्रोसेस जो है आपकी स्लो हो जाए, है ना। आप जल्दी एजिंग प्रोसेस में नहीं जाते हैं, जल्दी बुढ़े नहीं होते हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका सोप एंड डिटर्जेंट्स की हम लोग बात करने वाले हैं। सोप और डिटर्जेंट्स की बात करें तो दोनों अलग चीजें हैं। सोप जो है जनरली नेचुरल जो आपके प्रोडक्ट्स या कुछ फैट्स हैं उनको हम हीट करते हैं विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेचुरल फैट्स का मतलब जैसे कोई बॉडी फैट है, कोई एनिमल फैट है या प्लांट फैट है, इसको आप NaOH या KOH से रिएक्ट करते हैं तो आपका सोप फॉर्मेशन होता है ना। सोप साथ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, किसके, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के। लॉन्ग चेन फैटी एसिड क्या है, देखो यार, अगर मान लो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसकी काफी लंबी कार्बन चेन है, तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम लोग फैटी एसिड बोलते हैं। अगर आप इसका H+ हटा के सोडियम प्लस लगा दो, Na+ या K+, तो ये वन ऑफ द सोप का कंपोजिशन है Na या K, ठीक है, ये सोप है। तो सोप क्या है,
सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। जैसे स्टेरिक है, ऑलिक है ना, पामेटिक एसिड्स हैं, ये सारी की सारी बात हो रही है। कैसे बनाते हैं, हम हीट करते हैं फैट्स को, किसके साथ, बाय विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। NaOH और QH के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। नेचुरल फैट्स आर नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो होते हैं दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक। इनको आप फैट्स में क्या होते हैं, फैट्स जो होते हैं वो ग्लिसराइड टाइप होते हैं। देखो फैट्स यहाँ पे हम बात कर रहे थे फैट्स में, तो जैसे ये है देखो CH2OH CH2OH CH2OH, ये ग्लिसरॉल है, देखो ये दिया हुआ है, एल्कोहल है। और ये रहा आपका 17 कार्बन का C17H30, इट्स आई थिंक एट 36 COONA, ये एसिड है, ठीक है ना। और यहां एल्कोहल और एसिड क्या बनाएंगे, एस्टर। देखो इस तरह के 3 एसिड, 1 2 और 3, ये 3 एसिड इन तीनों OH से कंबाइन होंगे और एस्टर बनाएंगे। ये है फैट, ठीक है, दिस इज फैट, ग्लिसराइल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड। ये स्टेरिक एसिड है, वन ऑफ द एसिड, है ना। आप इसको एनसीईआरटी में देख लेंगे, बढ़िया क्लियर डायग्राम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे PPT में थोड़ा सा आपने पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं। इसमें देखो ये आपके पास फैट्स जो होते हैं ये एस्टर्स होते हैं, ग्लिसरॉल के एस्टर्स होते हैं। ये ग्लिसरॉल है, सभी OH पे हमने वो लॉन्ग चेन जो कार्बोक्सिलिक एसिड था, वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ यहाँ पे क्या बनाया, एस्टर एस्टर एस्टर। तो यही है आपका ग्लिसराइल एस्टर्स होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यही होता है फैट। जब इस फैट की रिएक्शन आप NaOH या QH से कराते हो तो आपके वही लॉन्ग चेन क्या बनता है, देखो ये 17 कार्बन का है, 17 एक 18, तो 17 कार्बन है आपके पास। आप इसको कहें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक है COONA। देखो ये हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई है, ये वाले कंपाउंड की। तो ये है आपका स्टीरिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड। ये आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीरिक, ठीक है, एसिड। अब ये सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड है, ये आपकी सोप है। क्या है ये, इट्स अ सोप, स्टीरिक एसिड। कैसे बना आपने, जब आपने फैट जो कि एस्टर था ग्लिसरॉल और स्टेरिक एसिड का, 3 स्टेरिक एसिड जुड़े हैं 3 OH ऑफ ग्लिसरॉल के साथ एस्टर बनाए, है ना। ये फैट है, फैट की रिएक्शन हमने NaOH से कराई, तो आपका सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, NaOH से कराओगे तो सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम से कराओगे तो पोटेशियम सॉल्ट। ये फॉर्म होते हैं आपके लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट, यही होता है आपका सोप। डन। तो हम बात कर रहे थे क्या, कैसे बनाते हैं, सोप कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय हीटिंग फैट्स ग्लिसराइल एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज, इसी प्रोसेस को हम लोग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, है ना। जब वहां पर रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको बताया जाएगा। तो डिटेल में रिएक्शन तो सारी हम लोग पहले ही पढ़ चुके होते हैं ORM वगैरह में, तो वहां पे का पार्ट है, ठीक है। इसका टाइप ऑफ सोप्स का टाइप कितने तरह के होते हैं, तो ये सोप देखो टॉयलेट सोप होते हैं। पहले टॉयलेट सोप मतलब वो सोप जो हम लोग, या वो क्लीनिंग एजेंट जो हम लोग टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए यूज करते हैं। वाटर फ्लोटिंग सोप, ट्रांसपेरेंट सोप, मेडिकेटेड सोप, मेडिसिनल पर्पस के लिए कुछ मेडिसिन हम केमिकल ऐड करेंगे, जो मेडिकल पर्पस के लिए यूज होने वाली सोप्स हैं उनके लिए, है ना, तो वो मेडिकेटेड सोप्स हो जाएंगी। सेविंग सोप जिसमें इजीली फॉर्म बनाएं और आप क्लीन कर सको इजीली, है ना, सेविंग सोप्स हो गया। लॉन्ड्री सोप, कपड़े वगैरह धोने के लिए। सोप्स चिप्स होती हैं, है ना, छोटी छोटी। और सोप ग्रेन्यूल्स वगैरह, इन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। अब तो सोप लिक्विड भी आने लग गए हैं हर तरह से हम लोग। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं सोप की जो हम लोग यूज करते हैं अलग अलग पर्पज से, अलग अलग तरीके से, ठीक है। और बनाने का तरीका भी सबका कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। जैसे हम बात करें ट्रांसपेरेंट सोप की,
तो ट्रांसपेरेंट सोप कैसे बनाते हैं? जब हम सोप बन गए, आपके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स जो आपके फॉर्म हो रहे हैं उनको हम इथेनॉल में क्या करते हैं? डिजोल्व करा देते हैं, और इथेनॉल में डिजोल्व कराने के बाद जो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट उसको उड़ा दीजिए, तो ट्रांसपेरेंट आपकी सोप प्रोड्यूस हो जाती है। तो ऐसे हर एक का बनाने का अलग अलग तरीका है। हाँ, हमने कहा या तो सोडियम सॉल्ट होंगे या पोटेशियम सॉल्ट होंगे। बच्चा सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट में जो आप स्किन पे यूज करते हो, मतलब हम जो नहाने वगैरह के लिए साबुन यूज करते हैं, वो सोप जो होती है वो पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, क्योंकि पोटेशियम सॉल्ट वाली सोप जो होती है वो सॉफ्ट होती है नेचर में, जबकि कपड़े वगैरह धोने के लिए, टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए यहाँ पर जो यूज होने वाली सोप है ये आपकी सोडियम सॉल्ट वाले होते हैं, थोड़ी हार्ड होती हैं, रफ होती है, उनको अपने यूजली बॉडी पे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही है, जनरली पोटेशियम सोप्स आर सॉफ्ट टू द स्किन, ठीक। देन हम डिटर्जेंट की बात करेंगे, सोप के बाद नेक्स्ट है आपका डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स आर सिंथेटिक सोप, ऐसी सोप जो सिंथेटिक होती है, बेसिकली सोप नहीं होते हैं ये, डिटर्जेंट्स आर नॉट सोप, इनको सोप नहीं आप बोलोगे, बट दे हैव क्लीनिंग एक्शन। सोप क्या होते हैं? सोप की डेफिनेशन है ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हैं ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन फैटी एसिड कोई लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम लोग फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड या लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सोप। अब जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ना हो, दे आर नॉट, वो क्लीनिंग एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सोप नहीं है, वो क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स होते हैं। तो ये सिंथेटिक प्रोडक्ट होते हैं विच लाइक सोप्स, ये क्लीनिंग एक्शन शो करते हैं, डस्ट को रिमूव करना, ऑयल ग्रीस वगैरह को रिमूव करना फैब्रिक वगैरह से, या फिर आप फ्लोर से बात कर रहे हो, लेकिन ये आपके सोप नहीं होते, बट नॉट सोप। सोप की तरह काम तो करते हैं बट सोप नहीं होते हैं, केमिकली दे आर नॉट सोप। केमिकल कंपोजिशन का डिफरेंट होता है। ये हमने जो लिखा है ये सोप का कंपोजिशन है, यहाँ पे अपन सोप की बात करें, ये डेफिनेशन है आपकी डिटर्जेंट्स की, है ना। तो इन डिटर्जेंट्स को हम लोग दे आर आल्सो कॉल्ड एज सोपलेस सोप। क्या मतलब सोपलेस? सोप की तरह काम तो कर रहा है क्लीनिंग एक्शन का, ठीक है, बट इसमें केमिकल्स जो हैं वो सोप वाले नहीं है। डन। तो क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। डिटर्जेंट्स जो है मेनली आपके सोडियम सॉल्ट ऑफ आइदर सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक और सल्फोनिक विथ लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट, मतलब जैसे वहां पे COOH था उसका सॉल्ट लिया था, यहां पे किसका सॉल्ट ले रहे हैं? सल्फोनिक SO3H का। इसका हम सोडियम सॉल्ट RSO3H या आपका सल्फोनिक और सल्फ्यूरिक एसिड के आपके क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। सोडियम सॉल्ट और सल्फोनिक और सल्फ्यूरिक एसिड, बस कार्बोक्सिलिक की जगह हमने क्या लिया? सल्फोनिक। जैसे देखो हमारे पास क्या है? एल्कोहल है, लॉराइल एल्कोहल, H2S से रिएक्शन कराई तो OH रिमूव हो जाएगा और आपका क्या जाएगा? SO3H, और फिर हम उसकी NO से रिएक्शन करा देंगे। नाउ इट्स अ सोडियम सॉल्ट, ठीक है, एल्काइल सल्फोनेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल सल्फोनेट। एल्काइल जैसे यहाँ लॉराइल है तो लॉराइल सल्फोनेट हो गया या सल्फेट हो गया, है ना, सोडियम लॉराइल सल्फेट। अच्छा, ये डिटर्जेंट की कैटेगरी है विच इज एनायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक का मतलब हमारा जो सॉल्ट है उसमें जो आपकी लॉन्ग चेन है कार्बोहाइड्रेट की, उस पर जुड़ा हुआ ग्रुप जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसको हम एनायनिक डिटर्जेंट बोलते हैं। जैसे आपके पास SO3- है, ठीक है, ऐसे ही आप लॉन्ग चेन एल्काइल में ओपन चेन ले सकते हो, बेंजीन भी यूज कर सकते हो, ठीक है, तो एल्काइल की जगह एराइल भी आ जाएगा। तो ये सबके सब आपके क्या है? एनायनिक डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट की कैटेगरी में बात करें तो एनायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं। एनायनिक डिटर्जेंट्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, इन्होंने देखो, ये आपके सल्फोनेट होते हैं, किसी एल्काइल सल्फोनेट है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल सल्फोनेट SO3-, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड। डन। एनायनिक डिटर्जेंट्स ये आपके सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स ऐड कर रखे हैं। इन डिटर्जेंट्स का जो एनायनिक पार्ट है वो क्लीनिंग एक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है ये आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, मिसेल फॉर्मेशन, और मिसेल फॉर्मेशन के बेसिस पे ही हम लोग पढ़ते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, कि सोप कैसे क्लीन, किसी सरफेस को कैसे क्लीन करती है, ये हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जब मिसेल फॉर्मेशन पढ़ते हैं।
या फिर आपने पढ़ लिया सरफेस केमिस्ट्री तो वहां पे आपने पढ़ा होगा मिसल फॉर्मेशन, और उसमें पढ़ते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, तो वही है आपका कहाँ यूज करते हैं, तो हाउस होल्ड वगैरह में यूज करते हैं हम, और टूथपेस्ट वगैरह में यूज करते हैं इनको, एनायनिक डिटर्जेंट्स को, मतलब मेजरली एनायनिक डिटर्जेंट्स ही यूज होते हैं क्लीनिंग एक्शन में जो हम यूज कर रहे होते हैं। कैटायनिक में क्या है, तो कैटायनिक डिटर्जेंट्स का एग्जांपल लें हम, तो देखो ये अमोनियम सॉल्ट होते हैं, नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा बताओ, प्लस आएगा, क्योंकि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, और काउंटर आयन Br माइनस आ गया, तो यार हमारा जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है उसमें क्या है, कैटायनिक एंड है, और इस कैटायनिक एंड की वजह से हम लोग इसको कैटायनिक डिटर्जेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या है, दीज आर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं। ठीक है, इनका यूज की अगर हम बात करें तो कैटायनिक डिटर्जेंट्स जो है यूज इन हेयर कंडीशनर्स में यूज करते हैं, और इसके अलावा ये इनमें जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए हम इनको जनरली लिमिटेड यूज ही करते हैं। ठीक है, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी है, एक्सपेंसिव है, और हेयर कंडीशनर में वगैरह में यूज करते हैं, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होने की वजह से मेडिसिनल पर्पज से भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके कैटायनिक हैं, लिमिटेड यूज में होते हैं, एनायनिक सबसे ज्यादा यूज करते हैं हाउस होल्ड में, इन्हीं को हम लोग यूज कर रहे होते हैं, जितने भी डिटर्जेंट होते हैं वो सारे के सारे एनायनिक वाले होते हैं जो हम घरों पे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तीसरे हैं आपके नॉन आयनिक, जिसमें ना तो प्लस है और ना ही माइनस है, जैसे देखो इसमें ये लास्ट वाला है, प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे लास्ट में OH है, पोलर ग्रुप, और बीच में आपके ईथर कंपोजिशन है, CH2 होल O होल X है ना, यहाँ पे आपके पास बेंजीन के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, पैरा पोजीशन पे यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन जुड़ा है किससे, एल्काइल ग्रुप से, तो ईथर टाइप की बॉन्डिंग है, और लास्ट में आपका OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट इज की दे आर नॉन आयनिक, एक पोलर पार्ट है, एक नॉन पोलर पार्ट है, आयनिक है आयन कहीं पर नहीं है, नॉन आयनिक है, पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट। तो मिसल फॉर्मेशन के लिए यही चाहिए होता है कि एक पोलर पार्ट हो और एक कैसा पार्ट हो बताओ, नॉन पोलर पार्ट होना चाहिए। ठीक है, इनका जो यूज होता है लिक्विड वॉश वगैरह, वॉशिंग डिटर्जेंट्स आर नॉन आयनिक, जो जितने भी आपके लिक्विड डिश वॉशिंग आपके जितने भी डिटर्जेंट होते हैं वो कौन से वाले होते हैं, आपके नॉन आयनिक वाले होते हैं। ठीक, तो दीज आर द डिटर्जेंट्स, कैटायनिक, एनायनिक और नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। सिंथेटिक होते हैं, सोप नहीं होते हैं, बट सोप की तरह एक्शन शो कर रहे होते हैं। डन, और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस सोप और डिटर्जेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, देखो सोप क्या होती है, सोप्स आर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग लेंगे बेस। अपन ने क्या किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड जो थे, कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपके आ रहे थे, उन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ NaOH या KOH की रिएक्शन कराई हमने तो सॉल्ट बन गए। तो इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड आप वीक एसिड है ना, और NaOH और KOH क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपने बेसिकली किनको लिया है, वीक एसिड लिए हैं और साथ में लिया है स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन डिटर्जेंट में क्या किया, सल्फोनिक एसिड, एल्काइल सल्फोनिक एसिड। एल्काइल सल्फोनिक एसिड कैसे होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग मतलब हाँ ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कैटेगराइज करोगे तो ठीक है, ऑर्गेनिक में भी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं, सबसे बढ़िया होते हैं आपके सल्फोनिक एसिड्स, एल्काइल या फिनाइल सल्फोनिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये आपके डिटर्जेंट जो हैं सॉल्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के। दूसरा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप। बताओ कोई एक सॉल्ट है जिसमें वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, पानी में डालोगे तो मीडियम कैसा होगा, अल्कलाइन। और अगर सॉल्ट है लाइक NaCl, NaOH प्लस HCl से बना, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, मिलाओगे NaCl बना, सॉल्ट बना, पानी में घोलोगे सॉल्ट को, न्यूट्रल आएगा। तो डिटर्जेंट्स पानी में क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जबकि सोप जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है। तो बेसिक होंगे पानी में सोप, और जबकि डिटर्जेंट्स कैसे हो जाएंगे बताओ, न्यूट्रल हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है वुडन एंड सिल्क क्लोथ्स in which soft fabrics are present cannot be washed with soap। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप वुडन और सिल्क क्लोथ्स जो होते हैं जिसमें सॉफ्ट फैब्रिक यूज हो रहा होता है, हम सोप यूज नहीं कर सकते वहां पे। तो वहां पे लेकिन डिटर्जेंट मर्जी कहीं भी यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, आप सब जगह यूज कर सकते हैं। तो ये ज्यादा ये प्रॉपर्टीज वाइज ज्यादा इफेक्टिव है, हाँ ठीक है। और लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, आप जानते हैं सोप जो है
सोप के कुछ फायदे नुकसान हैं। नुकसान ये है कि अगर हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर अगर है तो हार्ड वाटर में सोप जो है वो वर्क नहीं करती है। सोप जो है वो आपका हार्ड वाटर में क्या होता है, जैसे सोप में क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है। तो जब सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होते हैं वो तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, आप उनको जो इम्प्योरिटीज है उनको लेके वो बाहर अलग कर देते हैं। लेकिन अगर हार्ड वाटर है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, बेटा ये रिप्लेस कर देते हैं सोडियम और पोटेशियम को वहां सॉल्ट से, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के एसिड वाले जो फैटी एसिड हैं उनके सॉल्ट जो बनते हैं वो आपके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, नीचे बढ़ जाते हैं। तो जो काम करना था क्लीनिंग एक्शन वाला, वो क्लीनिंग एक्शन होने से पहले ही कैल्शियम पोटेशियम के सॉल्ट के फॉर्म में वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं पानी में, और फिर हमारी सोप क्या होगी, खत्म होगी। सोप के केमिकल्स तो नीचे जाके बैठ गए, तो क्लीनिंग एक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो सोप आपका हार्ड वाटर में वर्क नहीं करती है, जबकि डिटर्जेंट के साथ ऐसा नहीं है। डिटर्जेंट आप सॉफ्ट वाटर लाओ, हार्ड वाटर लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह एक जैसा वर्क करता है, ठीक है। तो सोप कैन नॉट वर्क इन हार्ड वाटर बिकॉज सोप आर प्रेसिपिटेट, सोप के पार्टिकल्स जो है वो प्रेसिपिटेट होते हैं और इनसॉल्युबल हो जाते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्म में। किस वजह से, बाय रिएक्शन विद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से रिएक्शन करने के बाद वो आपके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके डिफरेंस है सोप एंड डिटर्जेंट में। बेटा सोप और डिटर्जेंट में हम बात करें तो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिटर्जेंट्स क्या है। डिटर्जेंट अगर देखें तो कई मामले में काफी इफेक्टिव है ना, क्लोथ वगैरह साफ करने के लिए। तो सोप और डिटर्जेंट की प्रॉब्लम, मतलब डिटर्जेंट फिर हम ज्यादा यूज करने को प्रेफर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मेन प्रॉब्लम आज के दिन में देखी जाए तो ऐसे डिटर्जेंट्स जिनमें ब्रांचिंग है ना, अगर देखा जाए तो सोप में तो हम सारे के सारे एक लॉन्ग चेन, सिंपल चेन ले रहे थे, ब्रांचिंग नहीं ले रहे थे। लेकिन डिटर्जेंट के केस में आप कुछ भी ले सकते हो, एल्काइल चेन कोई सी भी हो सकती है। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी एल्काइल चेन में, जिसके साथ वो सल्फोनिक जुड़ा है या क्वाटरनरी अमीन जुड़ा है, कुछ भी जुड़ा है, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उसको डिग्रेड कर पाना माइक्रोब्स के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, या हम कहें कि डिग्रेडेशन उसका उतना ही टफ होता है। तो डिटर्जेंट्स इसीलिए हमारे लिए हार्मफुल होता है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, आगे आने वाले दिनों के लिए हार्मफुल है, क्योंकि उसको डिग्रेड इजीली नहीं कर सकते। सोप को बहुत इजीली डिग्रेड कर सकते हैं, तो डिग्रेड नहीं हो पाने की वजह से ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। अब भाई डिग्रेड नहीं होगा तो आप जो वाटर है रिवर्स में जाएगा, आपने यूज किया घर को, आप का पानी जो है नदी में जा रहा है, नदी में जाएगा तो वहाँ पे फॉर्म्स डेवलप होंगे, वहाँ पे जो एनिमल्स रह रहे हैं, प्लांट्स हैं, एक्वाटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। और एक्वाटिक लाइफ होगी तो ओवरऑल एनवायरनमेंट में जब इकोसिस्टम में कोई एक पार्ट डिस्टर्ब होता है तो दूसरे पार्ट पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो ओवरऑल हमारे पूरे एक साइकिल पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वही है कि जो आपका इसका है, जो ऐसा वाटर जिसमें डिटर्जेंट्स प्रेजेंट होते हैं रिवर या पॉन्ड्स में, दिस परसिस्ट इन वाटर इवन आफ्टर सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट करने के बाद भी प्रेजेंट रहते हैं, और इस वजह से वो रिवर्स में फॉर्मिंग इन द रिवर, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स वगैरह में, और इससे वाटर क्या हो जाता है आपका पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं। अब इसके अलावा लास्ट पॉल्यूटेड की बात की उन्होंने, पॉल्यूशन आपका क्लास 11th का चैप्टर है पॉल्यूशन, आप उसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा एनसीईआरटी से। ये जो अपन ने पढ़ा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इतना ही है हमारे सिलेबस में, इसको आप पढ़ लीजिए बढ़िया से डिटेल में। एनसीईआरटी एक बार आप जरूर रीड कर लीजिए, है ना, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं, और जो टर्म्स हैं इसमें, जो केमिकल्स हैं, कहाँ पे कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं, कौन सी मेडिसिन में कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं, उनके नाम आप याद कर लें तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा इन अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। तो आप इसको तैयार करिए, जहां पे आपको हेल्प लगे आप जरूर एक बार बोलिए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट।